हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं दोस्तों, और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तैयारी भी बहुत जम के हो रही होगी दोस्तों। जो ये अरिहंत की बुक चल रही थी, अरिहंत की जो सब्जेक्टिव जीके की बुक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है डिफरेंट एग्जाम के लिए, उसमें हमने हिस्ट्री सब कुछ कवर कर लिया, आर्ट एंड कल्चर भी कवर कर लिया, वर्ल्ड हिस्ट्री भी कवर कर ली। नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू कवर ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में दो पोर्शन है, जो एज यू नो, वर्ल्ड ज्योग्राफी इनिशियली विल कवर, देन विल मूव टू द इंडियन ज्योग्राफी। सो अगर आपने इसके बाकी के वीडियोस नहीं देखे हैं हिस्ट्री वाले, तो गो टू द प्लेलिस्ट एंड चेकआउट। आपको मिल जाएगा वहाँ पे अरिहंत, अरिहंत सब्जेक्टिव जीके आपको करके, अरिहंत जीके इन इंग्लिश करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी है। मैक्सिमम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो पार्ट वाइज मैं इसको पहले बनाऊंगा, फिर बाद में मास्टर वीडियो के तौर पे कंपाइल करके मैं दे दूंगा। तो दोस्तों अगर ऐसे ही कंटेंट लगातार देखते रहना चाहते हैं विथ रेगुलर अपलोड्स, तो डेफिनेटली दिस इज़ द वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू। आई थिंक आई मस्ट से कि आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। सब्सक्राइब टू द चैनल राइट नाउ, बिकॉज कई बार आप भूल जाते हो। डू इट राइट नाउ। बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करेंगे यूनिवर्स से। हमारा आज का टॉपिक का हेडिंग यूनिवर्स रहेगा, एंड मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आज ही प्रोवाइड करा दूँ। अगर नहीं हुआ तो मैं वीडियोज़ को कंपाइल करके डेफिनेटली आपको एक मास्टर वीडियो दे दूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट कहता है कि द यूनिवर्स इज़ कॉमनली डिफाइंड एज द टोटालिटी ऑफ एवरीथिंग। यहाँ पे नोटिस कीजिएगा दोस्तों, टोटालिटी दिया है, मतलब एक चीज़ तो है नहीं यूनिवर्स में, मतलब बहुत सारी चीज़ें। क्या क्या हो सकते हैं टोटालिटी में, क्या क्या आ सकते हैं? ऑल फिजिकल मैटर्स, जैसे कि एस्टेरॉयड है, जैसे कि इसके अलावा आपको प्लैनेट्स हैं, ठीक है, सन है, खुद एक स्टार है। तो ये सब क्या होते हैं? फिजिकल मैटर्स हैं। इनको आप अगर कोई छूना चाहे तो छू सकता है, वहाँ जाना पड़ेगा डेफिनेटली आपको, बट सन को छूने की कोशिश मत करना। बट है वो एज सच फिजिकल मैटर ही, बहुत गर्म होता है। सो ऑल द फिजिकल मैटर्स एंड एनर्जी भी है यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा। प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, एंड कंटेंट ऑफ इंटर गैलेक्टिक स्पेस है। इंटर गैलेक्टिक स्पेस का मतलब है कि हम जैसे अब जानते हैं कि हमारी गैलेक्सी जो है वो आकाश गंगा है, जिसको हम इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं, एंड उसी में जो है हमारा सोलर सिस्टम उसका एक पार्ट है। वैसे बहुत सारे इंटर गैलेक्टिक जो है स्पेसेस हैं, जैसे कि मान लो कि एक हमारी ये मिल्की वे है, ठीक है, गैलेक्सी है। ऐसे बहुत सारी गैलेक्सियाँ हैं और ये सभी मिलके यूनिवर्स बनती हैं। तो इस कंटेंट ऑफ इंटर गैलेक्टिक स्पेस का मतलब यही है। समझ में आई बात? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। अब एक बात यहाँ पे लिखी गई है कि स्टडी ऑफ यूनिवर्स को क्या बोलते हैं। स्टडी ऑफ यूनिवर्स को दोस्तों एक साइंटिफिक तरीके से जो स्टडी की जाती है यूनिवर्स की, उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी इज़ नथिंग बट द साइंस वेयर इन वी स्टडी अबाउट द यूनिवर्स। तो कॉस्मोलॉजी जो है दो वर्ड से मिल के बना है, ठीक है, लैटिन वर्ड है ये दोनों, दो लैटिन वर्ड से मिल के बना है। दैट इज़ नंबर वन कॉस्मोस। कॉस्मोस का मतलब होता है इटसेल्फ यूनिवर्स होता है। लोगोस का मतलब होता है स्टडी, ठीक है। तो समझ में बात आ गई होगी आपके कि साइंटिफिक स्टडी जो लोग करते हैं यूनिवर्स की, वो एक ब्रांच ऑफ स्टडी है, दैट इज़ ब्रांच ऑफ साइंस भी कह सकते हैं, दैट इज़ कॉस्मोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द यूनिवर्स कंप्राइजेज ऑफ बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। अब देखिए हम एक गैलेक्सी के पार्ट हैं, एक गैलेक्सी के बाद पार्ट हैं जो कि है मिल्की वे, जिसे हम हिंदी में आकाश गंगा भी कहते हैं। बट हमारे यूनिवर्स में ऐसी बहुत सारी बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, बहुत ज़्यादा हैं। बिलियंस में आप सोच सकते हो कितनी गैलेक्सीज होंगी। बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, तो बहुत ज़्यादा गैलेक्सीज हैं। और उन गैलेक्सियों में एक हमारा मिल्की वे है, और उस गैलेक्सी में भी जो है हमारा एक सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम में हमारी अर्थ है, और अर्थ में भी हमारा भारत है ठीक है।
भारत में जो भी स्टेट में आप रहते हो वो आपका स्टेट है, उस स्टेट के ज़िले में आपका घर है, उस ज़िले के फलाना ब्लॉक में आपका घर होगा, तो आप सोच सकते हो कि यूनिवर्स कितना बड़ा होगा। ठीक बात है। सो द यूनिवर्स comprises of billions of galaxies. The galaxies are made up of millions of stars held together by force of gravity. फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? देखिए, जिस चीज़ में भी मास होती है वो एक दूसरे को जो है अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। इस फोर्स को हम लोग ग्रेविटी कहते हैं। तो ये जो मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, हेल्ड टुगेदर हैं, गैलेक्सीज बनाते हैं मिलियंस ऑफ स्टार्स मिलके। जैसे कि हमारी गैलेक्सी हम जानते हैं मिल्की वे है, उसमें एक स्टार हमारा सन है, सन के सोलर सिस्टम के हम पार्ट हैं। ऐसे बहुत सारे स्टार हैं हमारे भी गैलेक्सी में। वो उस गैलेक्सी में जुड़े कैसे हैं? वो ग्रेविटी की वजह से जुड़े हैं। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से जुड़े हैं क्योंकि उनमें मास है, और हम जानते हैं साइंस के हिसाब से कि जिसमें मास होता है वो अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम ग्रेविटी कहते हैं। एंड दीज स्टार्स अकाउंट फॉर द मोस्ट ऑफ द मासेस ऑफ द गैलेक्सी। ठीक है, ये स्टार्स का ही जो है मास है ना, वो मास होता है तभी तो ग्रेविटी है, और ये मासेस की वजह से हमारा जो भी ग्रेविटी का जो गैलेक्सी का मास है वो मोस्ट ऑफ द मास बनता है, मोस्ट ऑफ द मास बनता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आर ओन गैलेक्सी इज कॉल्ड मिल्की वे एज एक्सप्लेन। कई बार मैं बोल चुका हूँ कि एक यूनिवर्स है, यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। उन गैलेक्सियों में, अब आप ऐसे समझो, ये यूनिवर्स है, बहुत बड़ा है, इसमें बिलियंस ऑफ गैलेक्सी हैं। यहाँ से एक गैलेक्सी हमने उठाई, यहाँ ले आता हूँ। इस गैलेक्सी में भी बहुत सारे स्टार्स हैं, बहुत सारे स्टार्स हैं, बहुत ज़्यादा है। उन स्टार्स में से एक स्टार मेरा सन है, और इस सन के चारों तरफ कुछ प्लैनेट्स हैं जो कि इसके चक्कर लगाते हैं। इस सिस्टम को हम कहते हैं सोलर सिस्टम। उसमें से एक प्लैनेट हमारा अर्थ है, और अर्थ में भी हम भारत में रहते हैं। तो समझ सकते हैं आप यूनिवर्स कितना बड़ा है। बार बार मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ। सो आवर ओन गैलेक्सी इज कॉल्ड मिल्की वे, और जिसे हम हिंदी में आकाश गंगा कहते हैं। एंड इट कंटेन्स अबाउट 300 बिलियन स्टार्स। कितने स्टार्स हैं इसमें? इसमें दोस्तों 300 बिलियन स्टार्स हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हमारी मिल्की वे में कितने स्टार्स हैं। 300 बिलियन स्टार्स। 1 बिलियन जो होता है वो 1 करोड़ के बराबर होता है, और 300 करोड़ स्टार्स आप सोच सकते हैं। समझ में आई? बहुत होते हैं। एंड वन ऑफ दीज इज़ द सन। और सन के साथ जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो टोटल मिलके, टोटलिटी में वो सोलर सिस्टम बनाते हैं जिसके हम पार्ट हैं। एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा जो है हमारी गैलेक्सी आकाश गंगा मिल्की वे के सबसे करीब है। ये भी एक गैलेक्सी ही है जो कि हमारी गैलेक्सी के बिल्कुल करीब है। ठीक है, एंड्रोमेडा। कई बार आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि विच इज़ द नियरेस्ट गैलेक्सी टू आवर गैलेक्सी, तो आंसर होगा एंड्रोमेडा। लेटेस्ट नोन गैलेक्सी इज़ द ड्वार्फ गैलेक्सी। लेटेस्ट जो अभी हमने गैलेक्सी पता करी है उसका नाम है ड्वार्फ गैलेक्सी। ये भी सवाल बन सकता है, ऑफ कोर्स एक फैक्ट है, यू नीड टू रिमेंबर इट। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स इज एक्सप्लेन बाय बिग बैंग थ्योरी। ये एक ऐसी थ्योरी है जो कि आप जैसे एनसीईआरटी पढ़ोगे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है उसमें। बिग बैंग थ्योरी कहते हैं कि आज से लगभग 13.8 बिलियन साल पहले ब्रह्मांड में यानी कि यूनिवर्स में एक धमाका हुआ, एक्सप्लोजन हुआ। उस एक्सप्लोजन की वजह से बहुत सारी गैलेक्सीज बनी, स्टार्स मिलके। ठीक है, उस धमाके की एक्सप्लोजन की वजह से बहुत सारी जो है गैलेक्सीज बनी। उन गैलेक्सीज में बहुत सारे स्टार्स बने, उन स्टार्स में प्लैनेट्स ऑफ कोर्स जुड़े। तो ऐसे करके हमारा जो है यूनिवर्स बना। इस थियरी को कि भाई आज से 13.8 बिलियन ईयर्स अगो एक यूनिवर्स में बहुत बड़ा धमाका होता है, और उसी धमाके का ये पूरा परिणाम है कि बहुत सारी गैलेक्सीज बनी। बहुत सारी गैलेक्सीज में हमारी भी गैलेक्सी बनी, आकाश गंगा। ठीक है, इस तरीके से जो इवोल्यूशन होता है। अगर आप बिग बैंग थ्योरी को समझना चाहो तो आप, जैसा कि एनसीईआरटी में बताया गया है, कि आप बिना फूला हुआ एक बैलून ले लो। ठीक है, बिना फुलाया हुआ एक बैलून ले लो, उसमें कुछ डॉट्स कर लो पेन से। ठीक बात है, एक कुछ डॉट्स कर लो, 8-10 जितने चाहे डॉट्स कर लो। अब ये डॉट्स जब आप बिना फुलाए हुए देखोगे तो ये बहुत करीब आपने डॉट्स बनाए होंगे।
ठीक है। इन डॉट्स को अब आप काम करो, इस बैलून को आप फुलाओ। जैसे आप बैलून को फुलाओगे तो बैलून के फुलाने के साथ साथ ये डॉट्स की जो डिस्टेंस है ना बढ़ जाएगी। तो ये धमाका जब हुआ था तो ये बहुत छोटा कण था, धमाका होने के बाद ये फैल गया और अभी भी जो है हमारा जो है कहते हैं कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन अभी भी हो रहा है, अभी भी जो ये कण है अभी भी फैल रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको समझाया गया है एनसीईआरटी में। मुझे ये लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं एनसीईआरटी पढ़ा हूँ, तो आपको उसके साथ इसमें जो है उसका कुछ अंश मैं ऐड करता रहूँ। दिस इज़ माई ड्यूटी विच इज़ आई एम डूइंग। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा बिग बैंग थ्योरी से हमारा यूनिवर्स का जो है जन्म होता है। सो प्लैनेट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स गो अराउंड द सन। हमारे सोलर सिस्टम में मैंने बताया कि देखिए यूनिवर्स में मैंने बताया सबसे पहले कि बहुत सारी गैलेक्सियाज हैं, बिलियंस ऑफ गैलेक्सियाज हैं। उनमें एक गैलेक्सी हमारी जो है आकाश गंगा है। आकाश गंगा में 300 बिलियन स्टार्स हैं। उन 300 बिलियन स्टार्स में से एक हमारा स्टार है सन। उस सन के चारों तरफ कुछ प्लैनेट्स घूमती हैं, जैसे कि मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, ऐसे करके जो है नेपच्यून है। 8 प्लैनेट जो है यहाँ पे इसके अराउंड में घूमती हैं। इन सोलर सिस्टम में इन 8 प्लैनेट को और सन को जोड़ दोगे तो हमारा सोलर सिस्टम बनता है। तो यहाँ पे पॉइंट यही दे रहा है कि प्लैनेट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स गो अराउंड द सन। प्लैनेट्स जो हैं और अदर ऑब्जेक्ट्स जो हैं, साथ में एस्टेरॉयड है ऑफ कोर्स, और भी चीज़ें आगे देखने को मिलेंगी, ये सन के चारों तरफ घूमते रहती हैं, ऑर्बिट में ऑर्बिट करती हैं, जो कि इलिप्टिकल पाथ होता है। सन के चारों तरफ ये प्लैनेट्स कैसे घूमती हैं? इलिप्टिकल पाथ, ये कुछ इस तरीके का पाथ होता है, ये चेंज होता रहता है, इस तरीके का पाथ से घूमती रहती हैं। गो अराउंड द सन एंड मेक अप द सोलर सिस्टम विद द सन एट सेंटर। सन कहाँ पे होता है? सेंटर में होता है। और ये जो प्लैनेट्स हैं ये इसके चारों तरफ इवॉल्व करती रहती हैं, घूमते रहती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, स्टार्स के बारे में देखते हैं। तो स्टार्स के बारे में पहला पॉइंटर कहता है कि स्टार्स आर हेवनली बॉडीज़। स्टार्स क्या है? स्टार्स आर हेवनली बॉडीज़। हेवनली बॉडीज़ होते हैं। ऑफकोर्स हेवनली बॉडीज़ का कहने का मतलब है कि हेवन में है, मतलब कि वो आप यूनिवर्स में जो भी बॉडीज़ होती हैं वो हेवनली बॉडीज़ होती है। दे आर स्टार्स जो होते हैं वो ऑफकोर्स बर्निंग गैसेस से बनते हैं, जैसे कि हमारा जो स्टार है हीलियम उसमें है कॉम्पोजिशन में, और न्यूक्लियर जो फ्यूजन है जिसे हम नाभिकीय संलयन कहते हैं, उस वजह से जो है हमारा सन जो है जलता रहता है, बर्निंग गैसेस होती रहती हैं और काफ़ी हॉट टेम्परेचर उसका होता है। So in general, stars are heavenly bodies made up of hot burning gases. They produce their own light. सन में क्या है? सन हमारा स्टार है, सन की ही बात करें तो सन में क्या है? खुद का लाइट है कि नहीं? किसने किसने देखा है? सभी ने देखा है। ठीक है, ऑफकोर्स मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो वैसे जगह पे रहते हैं जहाँ सन ही ना उगता हो। है पृथ्वी पे ऐसी जगह रहते भी हैं लोग, या फिर हो सकता है 6 महीने सन देखा है, 6 महीने नहीं देखा है, बट देखा तो लगभग सभी ने है। ठीक है, तो हम अपनी कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हमने सन को तो देखा है, सन में लाइट है। ठीक है, सन का खुद का लाइट है। इम्पॉर्टेंट क्या है सन और प्लैनेट में? अगर बात करें स्टार और प्लैनेट की बात करेंगे तो स्टार की जो है खुद की लाइट होती है, प्लैनेट की खुद की लाइट नहीं होती है। यही मेन डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक जो न्यूट्रॉन स्टार होता है, इट इज़ अबाउट 20 किलोमीटर इन डायमीटर एंड हैज़ ए मास ऑफ अबाउट 1.4 टाइम्स दैट ऑफ द सन। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, न्यूट्रॉन स्टार्स आर फॉर्म्ड बाय सुपरनोवा एक्सप्लोजन। ए पल्सर इज़ ए हाईली मैग्नेटाइज्ड एंड रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, इसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, न्यूट्रॉन भी एक स्टार ही होता है, बट उसका जो डायामीटर होता है वो काफ़ी छोटा है। सन का डायामीटर तो बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा ना, बहुत ही बड़ा होगा। लेकिन जो न्यूट्रॉन स्टार की हमने बात करी है उसका डायामीटर जो है मात्र 20 किलोमीटर है, मात्र 20 किलोमीटर है। और इसका मास जो है, लेकिन देखिए सन के मास से 1.4 टाइम्स है, मतलब सन के मास से भी भारी होता है ये।
सन के मास से ज़्यादा इसमें मास है। और न्यूट्रॉन स्टार कैसे बनता है? सुपरनोवा एक्सप्लोजन जब होता है। सुपरनोवा मतलब कि सेंट्रलाइज्ड एक एक्सप्लोजन होता है, उसके बाद जो है वो एक स्टार बनता है, न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। उसमें भी देखें तो पल्सर जो होता है, पल्सर इज़ ए हाईली मैग्नेटाइज्ड एंड रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार होता है। मैग्नेटाइज्ड मतलब कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होंगी। और रोटेटिंग स्टार न्यूट्रॉन स्टार ये होता है। ए स्टार्स कलर इंडिकेट्स द टेम्परेचर ऑफ इट्स सरफेस। जो जितना ब्राइट होगा, ठीक है, स्टार का जो कलर है वो आपको जो है बहुत ज़्यादा जो है अगर ब्राइट दिख रहा है, इसका मतलब उसका टेम्परेचर, सरफेस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, आंखें आपकी चकचौंधी आ जाए, समझ रहे हो। बट सवाल यहाँ पे मैं आपको एक डाउट क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि सवाल आता है जब कि कोई भी स्टार ट्विंकल कर रहा है, नहीं दिख रहा है, कम दिख रहा है, ट्विंकलिंग कर रहा है, ब्राइट दिख रहा है, ठीक है, तो उसमें पूछा जाता है कई बार सवाल में कि स्टार जो है ज़्यादा ब्राइट दिखते हैं, और कभी कभी बिल्कुल कई स्टार ऐसे हैं जो बिल्कुल आपको ट्विंकलिंग करते हुए दिखते हैं। वो क्यों दिखते हैं? तो वहाँ पे टेम्परेचर नहीं लगाना, वहाँ पे होता है डिस्टेंस की वजह से। बहुत सारा ऐसा स्टार है जिसका टेम्परेचर हो सकता है बाकी दूर वाले स्टारों से कम, लेकिन उसका डिस्टेंस हमारी प्लानट से कम होगा, तो हमें जो है ज़्यादा ब्राइट दिखेगा। तो इसका मतलब आप जब ऐसा सवाल आए तो थोड़ा सा डिस्टेंस के बारे में सोचना। यहाँ पे बट जो पॉइंट दिया गया है कि स्टार कलर इंडिकेट्स द टेम्परेचर ऑफ इट्स सरफेस, बट जब आप ग्राउंड से देखोगे तो आप उसको टेम्परेचर देख के मत कह देना कि वो जो ट्विंकल कर रहा है उसका टेम्परेचर कम होगा। नहीं, वो भैया आपसे फार फार दूर है। ये जो है स्टार जो आपको चमकता हुआ दिख रहा है, हो सकता है कि आपसे बहुत नज़दीक है इसलिए बहुत चमकता हुआ दिख रहा है, टेम्परेचर का उसमें रोल नहीं है। बट इन जनरल अगर ज़्यादा जो है वो है कलर उसका ब्राइट है, स्टार का कलर ज़्यादा ब्राइट है, तो या फिर ब्लू के तरफ, ब्लू के जैसा अगर कलर दिख रहा है आपको, तो आपको मान लेना चाहिए कि उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ब्लू कलर डिनोट्स मैक्सिमम टेम्परेचर। वाइट, येलो, ऑरेंज, रेड स्टार्स जो हैं दे हैव सब्सिक्वेंटली डिक्लाइनिंग रेंज ऑफ टेम्परेचर में। याद रखिएगा ये कलर कोडिंग से आपको डिस्टेंस जो आपका टेम्परेचर का है वो पता चल जाएगा। जैसे कि ब्लू कलर किसी स्टार का दिख रहा है तो वो सबसे ज़्यादा जो है उसका टेम्परेचर है, टेम्परेचर उसका हाईएस्ट है एज़ कम्पेयर टू द अदर कलर्स। जैसे कि वाइट अगर कोई दिख रहा है तो वो ऑफकोर्स वो दूसरे पे आएगा, ब्लू के बाद वो दूसरे पे आएगा चमक टेम्परेचर के मामले में। येलो फिर आएगा तीसरे नंबर पे हॉटनेस टेम्परेचर के बारे में, फिर ऑरेंज आएगा, फिर रेड आएगा। इस तरीके से जो है डिक्लाइनिंग ऑर्डर है सरफेस टेम्परेचर स्टार का, अगर आपको देखना है तो। दो फैक्ट्स दिए गए हैं यहाँ पे दो फैक्ट्स देख लेते हैं। तो सीरियस जो है, सीरियस इसका नाम याद रखिएगा, सीरियस को हम लोग डॉग स्टार भी कहते हैं। सबसे पहली बात कि सीरियस को डॉग स्टार कहते हैं। दूसरी बात कि सीरियस की जिक्र क्यों कर रहे हैं हम लोग? सीरियस की जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक ब्राइटेस्ट स्टार है आउटसाइड द सोलर सिस्टम, ठीक है। सीरियस जो है, सीरियस एक सोलर सिस्टम के बाहर स्टार है। हमारे जो सोलर सिस्टम जो है उसमें नहीं है ये। सोलर सिस्टम तो ऑफकोर्स हम जानते हैं एक ही स्टार है उसमें, सन है। सोलर सिस्टम के आउटसाइड हमारी ही गैलेक्सी में ये एक स्टार है, ठीक है, आकाशगंगा में ही। और सोलर सिस्टम के आउटसाइड ये ब्राइटेस्ट स्टार ये है, इसको डॉग स्टार भी कहते हैं। सीरियस का नाम याद रखेंगे, इसका तो नाम भूलना ही नहीं है। ये तो सवाल आता ही आता है, बहुत सवाल आता है इसके ऊपर। इसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंटियोरी। प्रॉक्सिमा सेंटियोरी जो है इट इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू आवर सोलर सिस्टम। इन प्रॉक्सिमा सेंटूरी जो है ये हमारा सोलर सिस्टम में से सबसे नज़दीक का जो है स्टार है, सबसे नज़दीक का स्टार है। याद रखेंगे, सबसे ब्राइटेस्ट पूछे तो सीरियस लगा दें, सबसे नज़दीक का क्लोजेस्ट स्टार पूछे सोलर सिस्टम के पास तो आप उसको लगाएंगे प्रॉक्सिमा सेंटियोरी, जिसकी डिस्टेंस जो है हमारे सोलर सिस्टम से 4.2 लाइट ईयर्स अवे है। इसके बाद प्रॉक्सिमा सेंटियोरी के बाद जो सबसे नज़दीक जो स्टार है वो है अल्फा सेंटियोरी, अल्फा सेंटियोरी। और तीसरे नंबर पे आता है बर्नार्ड्स स्टार, जिसकी डिस्टेंस जो है हमारे सोलर सिस्टम से 5.9 लाइट ईयर्स अवे है।
अब यहाँ पे आपको एक मात्रक दिख रहा होगा जो कि फिजिक्स में ज़्यादा हम पढ़ते हैं, लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या है? लाइट ईयर डिस्टेंस का मात्रक है, डिस्टेंस का यूनिट है, याद रखेंगे, ठीक है। लाइट ईयर जो है डिस्टेंस दिखाता है। अब हम देखेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक होल एंड चंद्रशेखर लिमिट क्या है। हमारे जो एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे चंद्रशेखर साहब, उन्होंने कुछ स्टडी करी और उन्होंने चंद्रशेखर लिमिट बताया। तो इसके बारे में जानेंगे और ब्लैक होल थियरी जो है ओवरऑल इसके बारे में जानेंगे। ब्लैक होल थियरी और चंद्रशेखर लिमिट के बारे में जानेंगे। अगला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक होल एंड चंद्रशेखर लिमिट। इसमें अगर देखा जाए तो आपको बेसिकली समझना है कि चंद्रशेखर साहब ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। तो एक रिनोड इंडियन फिजिसिस्ट हमारे वेरी फेमस चंद्रशेखर साहब, ही हैड प्रिडिक्टेड एन अपर लिमिट टू द मास ऑफ स्टार्स। इन्होंने कहा कि जो भी स्टार है, ठीक है, इसका जो है अपर लिमिट जो है, अपर लिमिट मास ऑफ स्टार का जो है बोला कि अगर इसका मास 1.44 इसके बराबर होगा ऑफ द मास ऑफ द सन इनटू, अगर सन का मास करें, ये मास ऑफ कोई स्टार है जो कि इतना 1.44 जो सन का मास है उसके बराबर होगा, तो इसको इन्होंने एक अपर लिमिट माना कि इससे ऊपर और इसके नीचे की बात करी। कि मान लीजिए कोई स्टार है, उसका जो मास है वो 1.44 टाइम्स सन के मास के बराबर है, या फिर ये लिमिट इन्होंने बोला कि इस लाइन से ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। तो इन्होंने बोला कि अगर अबव द अपर लिमिट टू कंडीशंस आर पॉसिबल। इन्होंने बोला कि ये जो अपर लिमिट है 1.44 ऑफ द मास ऑफ सन, ठीक है, अगर इसके जो है बराबर होता है किसी भी स्टार का मास या इससे ज़्यादा होता है, तो दो कंडीशन हो सकता है, दो कंडीशन हो सकता है। उन्होंने बोला चंद्रशेखर साहब ने कि अगर दो कंडीशन में से पहला कंडीशन ये हो सकता है कि एक्सप्लोजन होगा अगर स्टार का, तो न्यूट्रॉन स्टार बन सकता है। पहला बात बोला कि अगर किसी भी स्टार का अगर मास जो है वो सन के 1.44 टाइम्स के बराबर या फिर उससे ऊपर होगा, तो दो कंडीशन होंगे। उसमें एक पहला कंडीशन होगा कि एक्सप्लोजन होगा जब स्टार का, तो स्टार एक्सप्लोजन की वजह से न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन स्टार बनता है तो उसमें उसका जो डाया होता है वो 20 किलोमीटर के आसपास होता है। दूसरा बात बोला उन्होंने कि अगर इस जो पार्टिकुलर लिमिट 1.44 से अगर नीचे का मास होगा किसी भी स्टार का, इससे नीचे है इनटू सन के मास से, इससे नीचे है किसी भी स्टार का मास, कोई स्टार है जो कि सन के मास के 1.44 से नीचे का मास होल्ड करता है, तो वो कोलैप्स हो जाएगा। कोलैप्स और कंपैक्शन की वजह से ब्लैक होल बनेगा, ठीक है। वो उसमें एक्सप्लोजन नहीं होगा, उसमें कोलैप्स आएगा, उसके जो कण हैं वो एक दूसरे में कोलैप्स होंगे और ब्लैक होल क्रिएट हो जाएगा। ये दो कंडीशन हमारे चंद्रशेखर साहब ने कही। द ब्लैक होल्स आर फॉर्म ड्यू टू कोलैप्स एंड कंपैक्शन अंडर द ग्रेविटी एंड एट द एंड ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ ए स्टार। हम जानते हैं कि हमारे भी जो सन है इसका भी लाइफ जो है एक लिमिट है। आज से बताते हैं कि 7 से 8 बिलियन साल बाद ये स्टार जो है हमारा सन, ये डेड हो जाएगा, डेड स्टार हो जाएगा, ठीक है, ये डेड हो जाएगा। खैर अभी जो सन की जो उम्र है वो 4.3 बिलियन ईयर्स है। आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे इधर यूनिट ऑफ डिस्टेंस। देखिए जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि लाइट ईयर जो होता है, लाइट ईयर से आप इसको जो है आप इसको समय का मात्रक मत समझिएगा। लाइट ईयर जो है यूनिट है, ये डिस्टेंस का यूनिट होता है। लाइट ईयर लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए कहते हैं कि खगोलीय जो पिंड होते हैं उनके डिस्टेंस मेजर करने के लिए ये यूज होता है। सो लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस दैट लाइट कैन ट्रैवल इन 1 ईयर। एक साल में लाइट का जो ट्रैवल होता है
जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उस टोटल डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, लाइट ईयर, जो कि बराबर होता है, एक लाइट ईयर जो होता है वो होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। एक सेकेंड में सभी जानते हैं कि लाइट जो ट्रैवल करता है वो 3 × 10⁸ मीटर ट्रैवल करता है। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर ट्रैवल करता है एक मिनट में, सेकेंड में। इतना जो है लाइट का स्पीड है, मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड होता है। तो एक साल में ये ट्रैवल करता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, जो कि हम लाइट ईयर कहते हैं, जो कि यूनिट होता है डिस्टेंस का। अगला सवाल कहता है कि एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट होती है वो भी एक यूनिट ऑफ डिस्टेंस ही होता है, एयू इसको बोलते हैं। एयू जो होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये एक एवरेज डिस्टेंस होता है बिटवीन सन एंड अर्थ। ठीक है, सन यहाँ पे है, इसके बाद हम जानते हैं कि मरकरी आता है, फिर वीनस आता है, उसके बाद आता है अर्थ। तो सन से अर्थ के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, एवरेज डिस्टेंस को। एवरेज डिस्टेंस इसलिए क्योंकि सन का चूँकि चक्कर लगाती है पृथ्वी, तो इसका जो है डिस्टेंस बढ़ता घटता रहता है, क्योंकि ये एक इलिप्टिकल पाथ फॉलो करती है, और इलिप्टिकल पाथ कुछ इस तरीके से होता है जिसमें दो फोकाई होता है। किसी न किसी फोकाई पे सन होता है, तो हो सकता है कि एक समय अर्थ यहाँ पे है तो यहाँ से यहाँ की दूरी बढ़ जाती है, एक समय यहाँ पे है तो यहाँ से यहाँ की दूरी कम है, तो इसलिए एवरेज डिस्टेंस बोलते हैं। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है वो सन से अर्थ के बीच का एवरेज डिस्टेंस होता है, और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो 150 मिलियन किलोमीटर के बराबर होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सन से अर्थ की जो दूरी होती है, एवरेज दूरी, वो होती है 150 मिलियन किलोमीटर। पारसेक भी डिस्टेंस का ही यूनिट है, एंड इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू ए स्टार। अर्थ से एक स्टार की जब हम दूरी निकालते हैं तो उसे हम पारसेक में निकालते हैं, एंड दैट हैज़ पैरेलैक्स ऑफ 1 आर्क सेकेंड। ठीक, कंडीशन क्या है, दैट हैज़ टू बी पैरेलैक्स ऑफ 1 आर्क सेकेंड, एंड द एक्चुअल लेंथ इज अबाउट 3.262 लाइट ईयर। ये कई बार MCQ में पूछता है, 1 पारसेक का जो है रिलेशनशिप लाइट ईयर के साथ पूछ लेगा, तो 1 पारसेक जो होता है, 1 पारसेक जो होता है वो बराबर होता है 3.262 लाइट ईयर के बराबर होता है। अब हम बात करेंगे सोलर सिस्टम की, जिसके हम प्लानेट, हमारा जो है अर्थ सोलर सिस्टम में ही बिलोंग करता है, इसी से बिलोंग करता है, तो इसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। सो द सोलर सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ सन। सन जो होता है सेंटर में होता है, और इसके अलावा 8 प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं, बीच में 4 जो प्लैनेट है उस, और 4 इनर और 4 आउटर प्लैनेट के बीच में एक एस्टेरॉइड का बेल्ट भी है। 4 जो इनर प्लैनेट होते हैं इसको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं, और 4 जो आउटर प्लैनेट होते हैं इन्हें जोवियल यानी कि गैस से बने हुए प्लैनेट कहते हैं। ये जो सन से जो नियरेस्ट 4 प्लैनेट हैं उनमें सबसे पहले आता है मरकरी, फिर आता है वीनस, फिर आता है अर्थ, फिर आता है मार्स। इसके बाद एस्टेरॉइड का बेल्ट आता है, फिर यहाँ से अगर देखें तो यहाँ पे आ जाएगा आपका जुपिटर, फिर आएगा सैटर्न, फिर आएगा यूरेनस, और फिर आएगा नेपच्यून। ठीक है, यूरेनस और नेपच्यून, ऐसे करके 8 प्लैनेट्स। सो सोलर सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ सन एंड 8 प्लैनेट्स, देयर सैटेलाइट्स, इनके सैटेलाइट्स भी होते हैं। ठीक है, बहुत सारे के सैटेलाइट है, बहुत सारे के नहीं भी। अर्थ का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है मून, तो सैटेलाइट भी इसमें आता है सोलर सिस्टम में। एंड अदर नॉन स्टेलर ऑब्जेक्ट्स आते हैं विच आर बिलीव टू हैव बीन डेवलप्ड फ्रॉम द कंडेंसेशन ऑफ गैसेज एंड अदर लेसर बॉडीज़। तो सोलर सिस्टम में सन के अलावा प्लानट के सैटेलाइट्स, कुछ अदर नॉन स्टेलर ऑब्जेक्ट्स, जैसा कि मैंने बताया कि वो ऐसा माना जाता है कि वो डेवलप हुए हैं कंडेंसेशन ऑफ गैसेस एंड कुछ अदर लेसर बॉडीज़ के कंडेंसेशन की वजह से। सो द सन इज़ एट सेंटर, जैसा कि मैंने बताया था सन सेंटर में है ऑफ द सोलर सिस्टम, एंड सारे प्लानट जो हैं 8 के आठों इसको जो है रिवॉल्व करते हैं, ऐसे घूमते हैं। ठीक है, इलिप्टिकल पाथ में।
इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होता है, मैंने बताया था कि इलिप्टिकल ऑर्बिट कुछ इस तरीके का ऑर्बिट होता है जो कि इलिप्ट में होता है और बदलता रहता है। देखिए ऐसे 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 ये होता रहता है और सन जो है किसी ना किसी फोकाई पे होता है। सो द एंड ऑफ सोलर सिस्टम इज अबाउट 122 AU। ठीक है, मतलब कि सोलर सिस्टम में सन से लेकर आखिरी एंड तक जाओगे तो ये डिस्टेंस आएगा टोटल 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 150 मिलियन किलोमीटर। समझ रहे हो ना, इतना जो है आपको इंटू 150 मिलियन किलोमीटर कर दोगे तो निकल जाएगा टोटल आपको सोलर सिस्टम का एक्सपेंशन। अब देखिए हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में सन तो सेंटर में होता ही है, ठीक है, सन तो सेंटर में होता ही होता है, बाकी भी चीज़ें होती हैं जो कि इसके कंपोनेंट्स होती हैं। सो नंबर 1, द सन इज़ द पार्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द component अंडर द component ऑफ सोलर सिस्टम। 8 planets आर देयर एक्सक्लूडिंग प्लूटो, बिकॉज प्लूटो को भी पहले प्लानट की कैटेगरी में रखा गया था, बस 2006 में एक डिसीजन लिया गया कि भाई प्लूटो के जैसे और भी जो है प्लैनेट्स हैं जिसे हम प्लैनेट काउंट नहीं करते हैं, इससे बड़े बड़े प्लैनेट हैं, ये इतना छोटा हो के हम इसको कैसे अपने सोलर सिस्टम में रख सकते हैं। तो इसको जो है 2006 में डिसीजन लिया गया कि इसको एक ड्वार्फ प्लैनेट बना देते हैं, और ऐसा ही हुआ। तो प्लूटो जो है हट गया एंड देयर रिस्पेक्टिव सैटेलाइट्स। तो 8 प्लैनेट्स हैं और उसके रिस्पेक्टिव सैटेलाइट हैं, जैसे कि अर्थ का एक सैटेलाइट है नेचुरल सैटेलाइट जिसे मून कहते हैं। इनके अलावा 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं जिसमें प्लूटो भी अब आ गया है 2006 के बाद। इसके अलावा 4 और हैं, सेरस, इरिस, मेक एंड होमिया। ये 5 जो हैं ड्वार्फ प्लैनेट हैं, छोटे हैं साइज में इसलिए ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं तो सोलर सिस्टम का ही पार्ट। इंटरस्टेलर डेब्रिस सच एज एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स, कोमेट्स, ये भी हमारे सोलर सिस्टम के पार्ट हैं। अब एस्टेरॉइड मैंने बताया था कि सन है, इसके बाद 4 प्लैनेट है जो कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं, इनर प्लैनेट हैं ये। बीच में एस्टेरॉइड का बेल्ट आता है। एस्टेरॉइड कुछ नहीं है, छोटे छोटे पत्थरों के पहाड़ों टाइप के टुकड़े हैं जो कि इवॉल्व होते हैं, गैस है, सब कुछ है, इसमें एयर है, टुकड़े हैं, ठीक है, जो कि इन 2 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और जो बाकी 4 जोवियन प्लैनेट जो कि गैस प्लैनेट कहे जाते हैं उनके बीच में है। ठीक है, ये एस्टेरॉइड का बेल्ट है। इसके अलावा मेटेरॉइड्स भी है, कोमेट्स भी हैं। कोमेट्स जो है पुछल्ला तारा जिसे कहते हैं। सो द इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड गैसेस कॉल्ड प्लाज्मा। देखिए कुछ गैसेस ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रिकली चार्ज हैं जिन्हें हम प्लाज्मा कहते हैं, ये भी हमारे सोलर सिस्टम में पाए जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ कंपोनेंट है जैसे कि इंटरप्लानेटरी डस्ट पार्टिकल्स। प्लानेट और प्लानेट के बीच में देखिए, प्लानेट तो होता ही है, डस्ट तो उसमें होता ही है, जैसे पृथ्वी पर आपको डस्ट दिखता ही है, ऐसे बाकी भी प्लानेट में भी डस्ट है। तो इन दोनों, मान लो कि 2 प्लानेट हैं, ऐसे कई सारे 8 प्लानेट हैं ना, तो इनके बीच में इंटरप्लानेटरी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। दे आर कॉल्ड कॉस्मिक डस्ट विच परवेड बिटवीन प्लानेट्स इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, तो इंटर प्लानेटरी डस्ट भी हमारे सोलर सिस्टम का कंपोनेंट होता है। इसके अलावा कंपोनेंट्स ऑफ सोलर सिस्टम अदर देन प्लैनेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स आर कॉल्ड स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज ऑल्सो। तो ये भी इसमें आता है, स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज। इन सभी के अलावा जो चीज़ें होती हैं उसमें आ जाती हैं। अब आप देख सकते हैं कि सन से जो है इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो है सन सेंटर में है और इसके चारों तरफ आप देखिएगा, इसके इर्द गिर्द जो है ये प्लैनेट जो है आपको ऑर्बिट करते हुए दिख रहे हैं, रिवोल्यूशन जिसे कहते हैं, रिवोल्यूशन कर रहे हैं अर्थ का, जिसमें मैंने बताया कि सबसे क्लोज है मरकरी, फिर आता है वीनस सेकेंड नंबर पे, डिस्टेंस वाइज देखा जाए तो थर्ड पे आता है अर्थ, चौथे नंबर पे आता है मार्स। और ये जो 4 प्लानेट हैं इनको इनर प्लानेट कहा जाता है, और इनर प्लानेट के अलावा इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लानेट भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये मेनली जो है सॉलिड होते हैं। ठीक है, बाकी जो है इसके बाद आ जाता है एस्टेरॉइड का बेल्ट। ये जो बेल्ट दिख रहा है ये एस्टेरॉइड का बेल्ट है। ठीक है, और इसके बाद जो है 4 प्लानेट, जुपिटर,
सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून ये जोवियन प्लैनेट कहे जाते हैं और आउटर प्लैनेट भी कहे जाते हैं। क्योंकि ये जोवियन इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये गैस से बने होते हैं, मेनली गैस से बने होते हैं, टेरेस्टेरियल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सोलर सिस्टम का पिक्टोरियल डिपिक्शन। अब हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में। अब हमने देख लिया कि हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या है, अब हम स्पेसिफिक आते हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ पे। तो ओरिजिन ऑफ अर्थ को समझने के लिए बहुत सारे हमारे कॉस्मोलॉजिस्ट ने बहुत सारी थियरी दी है। ठीक है, थियरी दी है, तो जिसमें एक थियरी है नेबुलर थियरी, जिसको दिया था किसने? लैपलेस ने। आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ये नाम याद रखो। ठीक है, इसको बहुत डीप में हम नहीं जाएंगे। बिग बैंग अपने आप में बहुत बड़ी थियरी है, यहाँ कवर करना। हालांकि मैंने बताया था कैसे बिग बैंग हुआ था, कि धमाका एक 13.8 बिलियन ईयर्स पहले एक धमाका हुआ ब्रह्मांड में, और बहुत सारे जो है गैलेक्सीज बनी, और उन्हीं गैलेक्सी में आकाशगंगा थी हमारी। तो नेबुलर थियरी जो है ये लैपलेस ने दिया। गैसियस मास की थियरी इमैनुअल कांट ने दिया। बाइनरी स्टार की थियरी एच.एन. रसेल की है। इंटरस्टेलर डस्ट वाली थियरी ओटो स्मिथ की है। बिग बैंग थियरी हबल ने दी है। ये बिग बैंग वाली थियरी जो है ना, ये याद कर लो कि किसने दी है, हबल। और नेबुलर थ्योरी भी कई बार पूछता है। बाकी ये तीन थियरी इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, बट आपको याद रखना चाहिए, 5 ही तो थियरी हैं। नेबुलर थियरी लैपलेस ने दी, बिग बैंग की थियरी हबल ने दी, गैसियस मास की थियरी इमैनुअल कांट ने दी, बाइनरी स्टार की थियरी एच.एन. रसेल ने दी, इंटरस्टेलर डस्ट की थियरी ओटो स्मिथ ने दी। थोड़ा सा सन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सन जो है, सन चूँकि हम जानते हैं कि सोलर सिस्टम का मुखिया है और अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं इसको। क्यों? क्योंकि सन नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा धरती जैसी प्लानेट पे। क्यों? क्योंकि सोलर सिस्टम की वजह से, सन की वजह से जो है हमारे यहाँ फोटोसिंथेसिस होता है, जो कि प्राइमरी सोर्स है फूड का। खैर, तो सन जो है इट अकाउंट्स फॉर मोर देन, सन तो स्टार है, सबसे पहले हम जानते ही हैं कि स्टार है। तो ये जो इसका मास है, इसका 99% जो मास है वो सोलर सिस्टम का मास होता है। सोलर सिस्टम का जो टोटल मास है वो ओनली 99% उसमें देखा जाए तो उसमें कंट्रीब्यूशन ओनली सन का है। तो सन अपने आप में बहुत भारी है। द सन एक्सर्ट्स इमेंस ग्रेविटेशनल पुल ऑन द प्लैनेट्स। अब 99% किसी का मास होगा तो बाकी जो प्लैनेट होंगे उनको तो खींच के रखेगा ही। इसीलिए इसके अराउंड में जो है, इसके चारों तरफ इवोल्यूशन करती हैं प्लैनेट्स, ऑर्बिट करती हैं इसके चारों तरफ। क्योंकि 99% टोटल मास का सोलर सिस्टम का तो इसी का मास है, सन का। बाकी 1% में बाकी प्लैनेट है। सो ड्यू टू दिस द सन एक्सर्ट्स इमेंस ग्रेविटेशनल पुल ऑन द planets to keep them rotating around it in definite elliptical orbit। जैसे कि मैंने बताया कि इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होता है, कुछ इस तरीके का होता है। इसमें 2 फोकाई होता है, एक फोकाई पे सन होता है और इसी के इर्द गिर्द जो है प्लैनेट्स घूमते रहती हैं। हर जो प्लैनेट है उसका अलग इलिप्टिकल पाथ है। तो आप ये मत सोचना कि एक ही इलिप्टिकल पाथ पे सारे ऑर्बिट करते हैं। सारे कैसे करेंगे, क्योंकि उनकी डिस्टेंस अलग अलग है ना। तो हर जो है बंदे की अलग अलग इलिप्टिकल पाथ है, कुछ इस तरीके से। अगला पॉइंट देखेंगे, द सन इज़ द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसा कि मैंने बताया था कि अल्टीमेट सोर्स कह लो, मेजर सोर्स कह लो, बिल्कुल सोलर सिस्टम में अल्टीमेट या फिर मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? सन ही तो है। सन ना होता तो ये पूरा सिस्टम ही ना होता। सो द सन एनर्जी इज़ प्रोवाइडेड बाई न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन की वजह से जो है, जिसमें हम जानते हैं कि एक अणु हाइड्रोजन का और एक अणु हीलियम का मिलके एक परमाणु बनाते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है जिसे नाभिकीय संलयन कहते हैं, जिसमें दैट कन्वर्ट्स हाइड्रोजन इनटू हीलियम इन कोर ऑफ द सन। हाइड्रोजन इनटू हीलियम इन द कोर ऑफ द सन।
So the glowing surface of the sun that we see in is called photosphere. जब हम देखते हैं ना, आसमान में देखना, ऐसे थोड़ा ज़्यादा देर मत देख लेना, थोड़ी देर देख के बस एक नज़र मारना सूरज की तरफ, जो चमकता हुआ पोर्शन दिखता है आपको, ग्लोइंग पूरा सरफेस दिखता है, ब्राइट एकदम आपकी आंखों में चुभता है आके, उसको हम फोटोस्फेयर कहते हैं. एबव द फोटोस्फेयर is the red colored chromosphere and beyond it is magnificent corona which is most easily visible during the eclipses. कोरोना कब दिखता है आपको? इक्लिप्सेस जो होते हैं, जिसमें ग्रहण लगता है ना, उस समय आपको कोरोना देखने को मिलेगा. और ये कोरोना ही है, सन का कोरोना. जहाँ तक भेजने की प्लानिंग चलती है, कोरोना से थोड़ा सा डिस्टेंस में ही प्लानिट्स जाते हैं कोरोना की स्टडी करने के लिए. ये वो वाला कोरोना नहीं है जो कि फैला था, ये डिफरेंट है. ठीक है. तो सन का जो ग्लोइंग सरफेस होता है उसे फोटोस्फीयर कहते हैं. फोटोस्फीयर के ऊपर का जो एक सरफेस होता है जो रेड कलर्ड होता है उसे क्रोमोस्फीयर बोलते हैं. और इसके बियॉन्ड जो एक मैग्निफिसेंट कोरोना होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विच इज़ ईजिली विजिबल ड्यूरिंग द इक्लिप्सेस. Superimposed on sun's white light are hundred of dark lines called Fraunhofer lines. Superimposed on sun's white light are hundred of dark lines called Fraunhofer lines. Each line indicates some elements existing as gases in the solar system. कुछ फैक्ट देख लेते हैं सन के बारे में. सन इज़ एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. बिल्कुल एक फैक्ट है, ये तो बेसिक सी बात है. इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं इलिप्टिकल पाथ में, एक ऑर्बिट में प्लैनेट्स. तो इट हैज़ सरफेस टेम्परेचर अगर देखोगे तो 6000 डिग्री सेल्सियस है. इसका सरफेस टेम्परेचर देखोगे तो 6000 डिग्री सेल्सियस है. मतलब वहाँ पहुँच गए तो भू से आप कब गायब हो जाओगे, वाष्प बन के कब उड़ जाओगे पता ही नहीं चलेगा. 6000 डिग्री सेल्सियस है यार. इट इज़ वन ऑफ द स्टार्स इन द मिल्की वे गैलेक्सी. आकाश गंगा का ही पार्ट है, स्टार है. 300 बिलियन स्टार्स में से एक स्टार सन है हमारा. इट टेक्स 224 मिलियन ईयर्स टू कंप्लीट वन सर्कल अराउंड द सेंटर ऑफ मिल्की वे. अब देखो यहाँ पे सन जो है ये भी सर्कल लगाता है. आप सोच रहे हो सन स्टैटिक है, बाकी जो है प्लैनेट इसके इर्द गिर्द घूमते हैं. नहीं, वो तो घूमते ही घूमते हैं. साथ में पूरा जो ये सोलर सिस्टम है ये भी जो है मिल्की वे में घूमता रहता है. और ये जो एक रिवोल्यूशन सर्कल काटता है मिल्की वे के सेंटर से अराउंड, दिस इज कॉल्ड कॉस्मिक ईयर. जिसको कितना टाइम लगता है? 224 मिलियन ईयर. समझ रहे हो? 1 मिलियन में 10 लाख होता है. The sun is 13 lakh times bigger than the earth in terms of volume. वॉल्यूम की बात करें तो सन जो है अर्थ से 13 लाख टाइम्स बिगर है, बड़ा है. द टाइम टेकन बाय सनलाइट टू रीच अर्थ इज 8 मिनट 16.6 सेकेंड. कई लोग खाली 8 मिनट सोचते हैं और कई बार सवाल में आता भी है 8 ही मिनट. लेकिन 8 मिनट 16.6 सेकेंड अगर आए और 8 मिनट भी रहे ऑप्शन में तो आप क्या लगाओगे? आप लगाओगे 8 मिनट 16.6 सेकेंड. बात ये है कि आपको जानना जरूरी है कि 8 मिनट से भी ज़्यादा समय लगता है. ऑप्शन में आता 8 मिनट जरूर है आपके एग्ज़ाम में, लेकिन अगर घुमाया डीप गया तो फिर पकड़े जाओगे. तो इसलिए आपको एग्जैक्ट भी पता होना चाहिए कि सन से जब लाइट चलती है धरती तक पहुंचने में उसको 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगते हैं. सन से लाइट निकली धरती तक आने में उसको कितना टाइम लगता है? 16.6 सेकेंड. द एवरेज डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ इज, हमने देखा एवरेज डिस्टेंस कितना होता है? 150 मिलियन किलोमीटर होता है लगभग. तो यहाँ पे एग्जैक्ट दे दिया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर. यानी कि 150 लगभग कहते हैं कि मिलियन किलोमीटर के डिस्टेंस होता है, जिसको हम एक AU भी कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहते हैं. खैर आगे बढ़ेंगे. कुछ फैक्ट्स हम देख लिए. नाउ विल स्टडी अबाउट सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स एसोसिएटेड विद सन. सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स एसोसिएटेड विद सन विल सी. जिसमें नंबर 1 आता है सोलर विंड्स एंड सोलर फ्लेयर्स. हम जानते हैं कि बहुत सारी चर्चा होती है, बहुत सारा जिक्र होता है कि
सोलर विंड्स बहते हैं, मतलब कि सोलर सिस्टम में सन के अराउंड में विंड्स बहती हैं, गर्म हवाएं बहती हैं, सोलर फ्लेयर्स भी होती है। वो क्या है? तो द सन इज कंटिन्यूसली इमिटिंग स्ट्रीम्स ऑफ फोटोन्स। फोटोन्स का स्ट्रीम जो है कंटिन्यूसली ये जनरेट करता है, इमिट करता है इन ऑल डायरेक्शन, ईदर एज स्पाइरल स्ट्रीम्स कॉल्ड सोलर विंड्स और बाउट्स ऑफ इनकैंडेसेंट मटेरियल कॉल्ड सोलर फ्लेयर्स। ठीक है, अब जैसे सन है, समझो बात को, ये कहा जाता है कि ये कंटिन्यूसली इमिट कर रहा है स्ट्रीम्स ऑफ फोटोन्स इन ऑल डायरेक्शंस। हर तरफ में ये क्या है ना, फोटोन्स के ये जो है ना स्ट्रीम्स को भेज रहा है, धारा टाइप है ये, विंड्स टाइप बहती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? सोलर विंड्स। क्या बोलते हैं? सोलार विंड्स। और कई बार ये भी देखा जाता है कि बाउट्स ऑफ इनकैंडेसेंट मटेरियल, जिसे सोलर फ्लेयर्स बोलते हैं, ये भी फेंकता है, ऐसा भू 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 करके फेंकता है। ठीक है, तो ये आपको दो बातें समझ में। इसके बाद ऑरोरा। ऑरोरा क्या है? सो ऑरोरा इज द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सोलर विंड। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सोलर विंड, जो मैंने बताया कि ऑल डायरेक्शन में ऐसे जो है आपको फोटोन का ये जो धारा टाइप फेंकता रहता है। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सोलर विंड आर ट्रैप्ड बाई अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको ये ट्रैप करता है एंड इंटर द अर्थ अपर एटमोसफियर एज ऑरोरा। समझिए बात को, जब ये फेंकता है अर्थ सन, जो फोटोन का जो है एक धारा टाइप फेंकता है, जिसे हम सोलर विंड कहते हैं, तो इसके बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आते हैं और अर्थ के जो अपर, बिल्कुल ऊपर वाला जो पोर्शन है आपके एटमॉस्फेयर का, जो कि अर्थ से बहुत ऊपर है, ठीक है, अपर मोस्ट जो लेयर होता है एटमॉस्फेयर का, वहाँ पे कुछ जो है इनमें से कॉन्स्टिट्यूएंट घुसते हैं, जिसको हम जब घुसते हैं तो उसे बोला जाता है ऑरोरा। ऑरोरा, इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज ऑरोरा बोरियलिस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस इन साउदर्न हेमिस्फेयर। हमारा अर्थ दो हेमिस्फेयर में बटा हुआ है। हम जानते हैं कि अर्थ कुछ ऐसा है, और अर्थ को जो बीच से एक रेखा इमेजिनरी जो लाइन काटती है, उसे हम इक्वेटर कहते हैं, जो कि 0 डिग्री लैटीट्यूड होता है। इसके ऊपर का पोर्शन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहलाता है और इसके नीचे का पोर्शन कहलाता है साउदर्न हेमिस्फेयर। तो सन से जो ऑरोरा आती है, ऑरोरा जो कि कुछ नहीं है, ऑरोरा कॉन्स्टिट्यूएंट है पार्टिकल्स, जो फोटोन एक धारा में बहता है, उसमें से जो कुछ आता है इधर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, इसको बोल देते हैं ऑरोरा बोरियल्स, और जो साउदर्न हेमिस्फेयर में आता है इसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बोल देते हैं। ठीक बात है, अच्छी बात है। प्लेजेस एंड सन स्पॉट्स की बात करेंगे। प्लेजेस एंड सन स्पॉट्स की बात करेंगे। सो द क्रोमोस्फियर ऑफ द सन इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। जो क्रोमोस्फियर होता है, जो कि मैंने बताया था रेड कलर का एक पार्ट होता है क्रोमोस्फियर, वो कंटिन्यूसली जो है चेंज होता है। एंड ब्राइट स्पॉट्स ऑन द क्रोमोस्फियर आर कॉल्ड प्लेग्स एंड डार्क स्पॉट जो होते हैं उसे सन स्पॉट कहते हैं। द सन स्पॉट्स आर कोल्ड एंड डार्क रीजन्स ऑन द सन सरफेस विद द पीरियोडिसिटी ऑफ 11 ईयर्स। तो ये कुछ सन के रिलेटेड कुछ थियरी थी, हमने जानी। अब हम जानेंगे अपने प्लैनेट्स के बारे में। अगला हमारा टॉपिक है प्लैनेट्स। प्लैनेट्स में हम जानते हैं कि 8 प्लैनेट की हमने बात करी है सोलर सिस्टम में। सो प्लैनेट्स होते क्या हैं? प्लैनेट्स जो होते हैं ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं, खगोलीय पिंड होते हैं, विच कंटिन्यूसली रिवॉल्व अराउंड एंड आर लाइटेड बाई ए स्टार। ठीक है, प्लैनेट क्या होते हैं? स्टार के लाइट से वो लाइटेड होते हैं, खुद का इनके पास लाइट नहीं होता है। दे आर सेलेस्टियल बॉडीज, लगातार रिवॉल्व करते हैं। देर आर टोटल 8 planets इन आवर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में मैंने बताया था कि सबसे सेंटर में सन रहता है, फिर मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर आता है मार्स, फिर आता है एस्टेरॉयड का बेल्ट, फिर आता है जुपिटर, फिर आता है सैटर्न, फिर आता है यूरेनस, फिर आता है नेपच्यून। ठीक है, और ये सभी जो है
स्टार के हमारे सन के इर्द गिर्द इलिप्टिकल पाथ में ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं। इलिप्टिकल ऑर्बिट या फिर पाथ जिसे कहते हैं उसमें रिवॉल्व करते रहते हैं। द सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज, डिसेंडिंग ऑर्डर में देखें, डिसेंडिंग ऑर्डर में साइज के हिसाब से है, डिस्टेंस के हिसाब से नहीं है, ध्यान दीजिएगा, साइज के हिसाब से है। तो सबसे बड़ा जुपिटर है। जुपिटर हमारे ब्रह्मांड नहीं, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। फिर आता है सैटर्न, सैटर्न नंबर 2 पे आता है, जुपिटर नंबर 1 पे आता है, सैटर्न नंबर 2 पे आता है, नंबर 3 पे आता है यूरेनस, और नंबर 4 पे आता है नेपच्यून। ठीक है, नंबर 4 पे आता है नेपच्यून। तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये 1 2 3 4 हो गए। 5th नंबर पे आता है मास में, साइज में 5वें नंबर पे आता है अर्थ, 6ठे पे आता है वीनस, 7वें पे आता है मार्स, और 8वें पे आता है मरकरी। सबसे छोटा जो है मरकरी है, सबसे बड़ा जो है जुपिटर है, और अर्थ का तो आपको पता होना ही चाहिए कि 5वें नंबर पे आता है साइज के मामले में। सो द सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम सन, डिस्टेंस फ्रॉम सन देखें तो सन के सबसे करीब मरकरी है, उसके बाद वीनस है, फिर आता है अर्थ, फिर आता है मार्स। ये 4 प्लैनेट टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहे जाते हैं। फिर बीच में एस्टेरॉयड का बेल्ट आ जाता है। देन जोवियन प्लैनेट आते हैं, जिसमें सबसे नंबर 1 पे आता है जुपिटर। जुपिटर के बाद आता है सैटर्न, सैटर्न के बाद आता है यूरेनस, यूरेनस के बाद आता है नेपच्यून। इस तरीके से जो है हमारा सोलर सिस्टम बनता है। तो सबसे नंबर 1 पे डिस्टेंस के मामले में सबसे करीबी मरकरी, नंबर 2 पे वीनस, नंबर 3 पे अर्थ, नंबर 4 पे मार्स, 5 पे जुपिटर, 6 पे सैटर्न, 7 पे यूरेनस, और 8 पे नेपच्यून आता है। पहले प्लूटो भी प्लांट की कैटेगरी में रखा जाता था, लेकिन 2006 में एक डिसीजन लिया गया कि प्लूटो काफ़ी छोटा प्लानेट है, तो उसको ड्वार्फ कैटेगरी में, ड्वार्फ प्लानेट वाली कैटेगरी में डाल दिया जाए। सो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैनेट्स देखें तो जैसा कि मैंने बताया, कई बार मैं चीख के बोल चुका हूँ। आई होप अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि अर्थ जो सन है दोस्तों, सन है, ये बात समझिएगा। यहाँ से फिर आता है मरकरी, फिर आता है वीनस, फिर आता है अर्थ, फिर आता है मार्स। ये 4 प्लैनेट को हम इनर प्लैनेट कहते हैं। और उसके बाद आता है एस्टेरॉयड का बेल्ट। ये 4 प्लैनेट को हम कहते हैं इनर प्लैनेट, जिसमें मरकरी आता है, वीनस आता है, अर्थ आता है, मार्स आता है। फिर ये एस्टेरॉयड का बेल्ट, उसके बाद आउटर प्लैनेट हो जाते हैं 4, जिसमें जुपिटर सबसे पहले आता है, फिर आता है सैटर्न, फिर आता है यूरेनस, फिर आता है नेपच्यून। ठीक है, ये चारों प्लैनेट गैस से बने होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें आउटर प्लैनेट में रखा गया, और ये आउटर प्लैनेट वाले प्लैनेट को हम जोवियन प्लैनेट भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट वही दिया गया है कि इनर प्लैनेट जो होते हैं दे आर कॉल्ड एज टेरेस्ट्रियल और रॉक प्लैनेट, क्योंकि उनका जो है सॉलिड सरफेस होता है रॉक की तरह। वो 4 कौन कौन से हैं? मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, और मार्स है। फिर आता है आउटर प्लैनेट। आउटर प्लैनेट ऐसे प्लैनेट है जो कि गैस से बने होते हैं, इसीलिए इनको जोवियन कहा जाता है। दे आर कॉल्ड एज जोवियन और गैसियस प्लैनेट। इनर प्लैनेट की बात करें तो दे आर नियरर टू द सन ऑफ कोर्स, जैसा कि हमने देखा था कि ये 4 प्लैनेट जो हैं, ये उसके बाद एस्टेरॉयड बेल्ट, फिर ये 4 प्लैनेट, ये हो गया मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। ये 4 प्लैनेट जो है नियर है, बिल्कुल नियरर है सन के, और ये 4 जो है ये दूर है, फार्दर है। तो जो आउटर प्लैनेट है दे आर फार अवे फ्रॉम द सन। इसके अलावा बात करें इनर प्लैनेट की, तो दे हैव वेरी फ्यू नेचुरल सैटेलाइट्स। जैसे कि देखें, सैटेलाइट्स को मून भी कहते हैं, या फिर समटाइम नो मून भी है। ठीक है, बहुत कम इनके सैटेलाइट हैं, और हैं भी तो बहुत कम ही है। जैसे कि अर्थ का एक सैटेलाइट है जिसे हम कहते हैं मून। और वही अगर बात करें आउटर प्लैनेट की, तो इनके बहुत ज़्यादा जो है सैटेलाइट्स हैं। इनमें भी सबसे ज़्यादा सैटर्न के सैटेलाइट्स हैं। इनर प्लैनेट की बात करें, दे हैव ए कोर ऑफ मोल्टेन रॉक। जैसे कि अर्थ है, कोई भी इनर ले लो, मरकरी ले लो, वीनस ले लो, अर्थ ले लो, मार्स ले लो, इनके कोर में ना देखिए इनको डिवाइड किया गया है इस तरीके से। सबसे ऊपर वाले
जो पार्ट है इसको हम कहते हैं क्रस्ट। क्रस्ट कहते हैं सबसे ऊपर वाले पार्ट को, ऊपरी लेयर जो कि लगभग 0 से लेकर 200 किलोमीटर, यहाँ से अगर 0 मान लो 200 किलोमीटर तक जाओगे तो क्रस्ट कहा जाता है। इसके बाद आता है, क्रस्ट के बाद एक लेयर आता है, अगला लेयर जो होता है ये होता है 3 लेयर में बटा हुआ है, तो ये हो गया क्रस्ट। ठीक है, अर्थ को ये वाले पोर्शन को क्रस्ट कहते हैं। 0 से लेकर अगर 200 किलोमीटर अंदर जाओगे तो उस पूरे पोर्शन को हम क्रस्ट कहते हैं। फिर आता है मैंटल। मैंटल होता है मैंटल के बाद आता है कोर, और मैंटल से ही जो है यहाँ पे आपको लिक्विड फॉर्म में चीज़ें मिलेंगी, जिसे मोल्टेन रॉक्स कहते हैं, मैग्मा भी कहते हैं। तो जो कोर होता है वो तो मोल्टेन रॉक का होता ही है, बहुत गर्म होता है अर्थ का कोर। ऐसे ही बाकी भी जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, जो इनर प्लैनेट है, उनका कोर जो है बहुत गर्म होता है, मोल्टेन रॉक से बना होता है, जिसे मैग्मा भी कहा जाता है। जबकि बात करें हम अपने आउटर प्लैनेट की, जो कि जोवियन या फिर गैसियस प्लैनेट भी कह सकते हैं, दे आर मेनली फॉर्म्ड बाई द हेल्प ऑफ गैसेस विथ ए स्मॉल रॉकी कोर। इनके कोर में जो होता है ना, थोड़ा सा रॉकी कोर होता है, मोल्टेन नहीं होता है, सॉलिड कोर होता है इनका। और बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी इसके अराउंड में गैस ही होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा अंतर है, ये थोड़ा याद रखेंगे कि इनके कोर में जो है, इनके कोर में क्या था, मोल्टेन रॉक था, इनके कोर में क्या है, रॉकी कोर है, मोल्टेन नहीं है। आउट इनर प्लैनेट की बात करें तो दे मूव फास्टर एंड हैव अ शॉर्टर पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, क्योंकि ना एक तो स्पीड ऑफ रिवोल्यूशन भी इनका ज़्यादा है, और चूँकि क्लोज भी है ना, सन से नियरर है, तो जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं रिवोल्यूशन को, मतलब एक चक्कर काटने में जो टाइम लगता है उनका कम होता है, जल्दी होता है। जबकि आउटर वाले दूर होते हैं, स्लो मूव करते हैं, और लॉन्गर पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन होता है। स्लो मूव करते हैं, लॉन्गर पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन होता है, मतलब एक चक्कर काटने में सन के इनको बहुत टाइम लगता है। तो ये कुछ फैक्ट्स आपने जाना। नाउ विल कवर द प्लैनेट्स फैक्ट शीट। ठीक है, इस पोर्शन में हम देखेंगे प्लैनेट्स के बारे में डिटेल में, जो बहुत एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे जुपिटर के बारे में एक सवाल हमेशा आता है, कि सवाल ये पूछ लिया जाता है कि विच इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो जब भी बिगेस्ट पूछे तो साइज में तो सबसे बड़ा कौन है, जुपिटर ही है। ठीक है, जुपिटर ही आएगा हमेशा। बिगेस्ट सैटेलाइट पूछ लेता है, तो बिगेस्ट सैटेलाइट, अब देखिए सैटेलाइट्स तो बहुत हैं, सैटर्न के सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, एंड सो जो आउटर प्लैनेट्स हैं उनके सैटेलाइट्स बहुत हैं। तो जो इन सैटेलाइटों में सभी इनर आउटर सभी प्लैनेट्स का मिला के सभी सैटेलाइटों को एक जगह रखा जाएगा, एक कैटेगरी में रखा जाए, उसमें से पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है, तो वो है गैनीमीड। और ये भी सवाल आ सकता है कि सबसे बड़ा सैटेलाइट जो गैनीमीड है वो किसका सैटेलाइट है, तो वो जुपिटर का सैटेलाइट है। ब्लू प्लैनेट हम अर्थ को कहते हैं, क्योंकि अब आप ब्लू इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए एटमॉस्फेयर की वजह से इसको ब्लू कहते हैं। अर्थ पे हमारे वाटर जो है उसके वजह से इसे ब्लू प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि वाटर का कलर ब्लू दिखता है आपको। ठीक है, ब्लू दिखता है, इसलिए हम इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि जो हमारा अर्थ है उसमें 70% के आसपास जो पोर्शन है वो ओशियंस वाटर बॉडीज से ही घिरा हुआ है। तो इस वजह से हम अपने प्लैनेट को ब्लू प्लैनेट कहते हैं। ग्रीन प्लैनेट किसे कहा जाता है, ग्रीन प्लैनेट हम यूरेनस को कहते हैं। दोस्तों ग्रीन प्लैनेट हमेशा याद रखिएगा किसको कहा जाता है, ये यूरेनस को कहा जाता है। ब्राइटेस्ट प्लैनेट किसे कहा जाता है, सबसे चमकीला प्लैनेट कहा जाता है वीनस को। वीनस को याद रखिएगा सबसे चमकीला या फिर ब्राइटेस्ट प्लैनेट कहते हैं। ब्राइटेस्ट स्टार आउटसाइड सोलर सिस्टम, ये एक स्टार के बारे में पूछा है, प्लैनेट के बारे में फैक्ट नहीं है। तो ब्राइटेस्ट जो स्टार है आउटसाइड सोलर सिस्टम, तो इसे हमने पहले भी पढ़ा था। सीरियस जो है डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार आउटसाइड द सोलर सिस्टम। अगेन एक फैक्ट हमने पहले भी पढ़ा था, क्लोजेस्ट स्टार टू सोलर सिस्टम, ये हमने पहले भी पढ़ा था। इसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंटियोरी, और सेकेंड क्लोजेस्ट है अल्फा सेंटियोरी। ठीक है, अल्फा सेंटियोरी जो है वो सेकेंड क्लोजेस्ट है। फर्स्ट जो है नंबर 1 पे, या फिर जिसे क्लोजेस्ट स्टार कहेंगे सोलर सिस्टम में, वो है प्रॉक्सिमा सेंटियोरी। सेकेंड क्लोजेस्ट है अल्फा सेंटियोरी। कोल्डेस्ट प्लैनेट,
कोल्डेस्ट प्लैनेट सबसे दूर वाला प्लैनेट है हमारा नेपच्यून। कोल्डेस्ट प्लैनेट इसलिए भी है क्योंकि काफ़ी दूर है, वहाँ पे सनलाइट तो इतनी जल्दी पहुँचेगी नहीं, पहुँचती है लेकिन जो इंटेंसिटी, जो टेम्परेचर जो क्लोज प्लैनेट्स का होता है। वैसे एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि दूर है तो ठीक है, ये तो कोल्डेस्ट हो गया, लेकिन सन के सबसे करीब मरकरी है, लेकिन मरकरी सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है। हॉटेस्ट प्लैनेट है नंबर 2 पे जो आता है पोजीशन डिस्टेंस वाइज, वीनस, ये हॉटेस्ट है। इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है सल्फ्यूरिक एसिड है। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, गैसियस मतलब हीट को ऑब्जर्व कर लेता है और वहाँ से इसकी वजह से बहुत जल्दी हीट को जो है हीट जल्दी हो जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, इसलिए जो है वीनस का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। इसी वजह से इसे हॉटेस्ट प्लैनेट भी कहते हैं। कोल्डेस्ट हमने देख लिया, हॉटेस्ट मैंने बता दिया। इवनिंग स्टार, विच प्लैनेट इज कॉल्ड इवनिंग स्टार, तो आंसर होगा वीनस। इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ऐसा कुछ भी पूछ लेना, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, तो दोनों स्टार वीनस ही होगा। ठीक है, इवनिंग स्टार भी वीनस होगा, मॉर्निंग स्टार भी वीनस ही होगा। फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ, तो मैंने बताया था कि सीक्वेंस कुछ इस तरीके से, सबसे पहले मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर आएगा मार्स। ठीक है, MVEM। ठीक है, मरकरी माई वेरी इफिशिएंट मदर याद रखना, तो आपको इनर प्लैनेट का हो जाएगा। इसके बाद आता है एस्टेरॉयड का बिल्ड। माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। लास्ट में नटसेल कुछ आता है। ठीक है, तो जस्ट सर्व्ड, यू का पता नहीं क्या आता है, नटसेल। माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड नटसेल, तो इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो सबसे दूर क्या है, सबसे दूर है नेपच्यून। अब आता है कि प्लैनेट विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट, मैंने पहले भी बताया था कि सबसे ज़्यादा सैटेलाइट सैटर्न के या फिर वरुण जिसे हिंदी में कहते हैं, सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं, सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं। फास्टेस्ट रिवोल्यूशन अर्थ का सोलर सिस्टम में कौन करता है, सबसे कम समय में 88 दिन में एक चक्कर काट लेता है ये सन का, ये है मरकरी, जो कि सबसे क्लोजेस्ट भी है। सबसे क्लोजेस्ट होने की वजह से जल्दी चक्कर काट लेता है, मात्र 88 दिन में इसका एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। हॉटेस्ट प्लैनेट वीनस है। रीजन मैंने बताया था कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसके सरफेस पे काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये जो हीट है वो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता है और काफ़ी गर्म रहता है। डेंसेस्ट प्लैनेट ये हमारा अर्थ है। अर्थ की डेंसिटी बाकी प्लैनेट्स की डेंसिटी से बहुत ही ज़्यादा है। और सबसे लीस्ट डेंसेस्ट जो है, लीस्ट डेंसेस्ट, वो है सैटर्न। सैटर्न को कहा जाता है कि अगर उसको पानी के बड़े बड़े पानी के तालाब में, मतलब जस्ट ऐसे सोचो कि बॉल फेंक दोगे ना तो बॉल तैरता है, उसी तरीके से सैटर्न की डेंसिटी इतनी कम है कि उसे बड़े पानी के किसी भी बॉडी में डाल दोगे, हालांकि ये मतलब मैं इमेजिनेशन के लिए बता रहा हूँ, तो वो डूबेगा नहीं। सैटर्न, इतनी डेंसिटी इसकी कम है। तो डेंसेस्ट प्लैनेट अर्थ, लीस्ट डेंसेस्ट मैंने बताया सैटर्न। फास्टेस्ट रोटेशन इन सोलर सिस्टम जुपिटर। जुपिटर जो है अपने रोटेशन की बात हो रही है, रिवोल्यूशन की नहीं। रोटेशन क्या होता है, अपने एक्सिस पे जो प्लैनेट घूमता है, जिस स्पीड से घूमता है उसे हम रोटेशन कहते हैं। घूमने की प्रक्रिया को रोटेशन कहते हैं। जो स्पीड सबसे ज़्यादा है सोलर सिस्टम में रोटेशन की, वो है जुपिटर की। मॉर्निंग स्टार मैंने बताया था कि वीनस है। नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ है वीनस अगेन। अर्थ से सबसे क्लोज ये प्लैनेट है वीनस, इसीलिए इसको अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है। अर्थ ट्विन सिस्टर या फिर ट्विन सिस्टर किसे कहा जाता है, वीनस और अर्थ को ट्विन सिस्टर्स कहा जाता है। नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन मरकरी। रेड प्लैनेट मार्स। रेड प्लैनेट, मीथेन यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है मार्स पे, जिसकी वजह से ये रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। स्लोएस्ट रिवोल्यूशन, अपने एक्सिस पे सबसे धीरे घूमने वाला, जो अपने एक्सिस पे जो चक्कर काटता है, जो घूमता है, वो सबसे, अच्छा रोटेशन नहीं रिवोल्यूशन है, रिवोल्यूशन की बात की गई है, सॉरी रोटेशन की नहीं। रिवोल्यूशन में होता है कि सन के चारों तरफ चक्कर सबसे धीरे कौन काटता है, वो है नेपच्यून, वो है नेपच्यून। इसके अलावा बात करें स्लोएस्ट रोटेशन इन द सोलर सिस्टम, वीनस। अपने एक्सिस पे घूमता सबसे स्लो कौन सा है,
वो सबसे स्लो घूमता है वीनस। सबसे फास्ट मैंने बताया तो जुपिटर, सबसे स्लो घूमता है वीनस। स्मॉलेस्ट प्लैनेट मरकरी है। स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है? मरकरी है। स्मॉलेस्ट नेचुरल सैटेलाइट, लार्जेस्ट तो हमने पढ़ लिया था, सबसे बड़ा बिगेस्ट नेचुरल सैटेलाइट हमने देखा था कि वो गैनीमेड था और वो जुपिटर का सैटेलाइट था। लेकिन स्मॉलेस्ट नेचुरल सैटेलाइट की बात करें तो ये है डिमोस, ये है डिमोस, ठीक है। अर्थ्स ट्विन वीनस को कहा जाता है, मैंने बताया ये सबसे क्लोज भी है इसलिए इसको, और अर्थ लाइक भी कहा जाता है, जस्ट थोड़ा सा ही अंतर है। ओनली सैटेलाइट विथ एन एटमॉस्फेयर लाइक अर्थ इज टाइटन। टाइटन एक ऐसा सैटेलाइट है जिसमें एटमॉस्फेयर है जस्ट लाइक अर्थ, मतलब कि एटमॉस्फेयर होना एक बड़ी बात होती है। एटमॉस्फेयर की वजह से बहुत सारे वेदर फेनोमेना होते हैं, बारिश होती है, पानी होता है, ऑक्सीजन। तो टाइटन जस्ट लाइक अर्थ के जैसा है एक, बट ये एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है, प्लैनेट नहीं है, याद रखिएगा। अब कुछ एक कंपैरेटिव स्टडी देखेंगे प्लैनेट्स का ऑफ द सोलर सिस्टम। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम। ओके, तो ये कुछ आपको एक टेबल फॉर्म में है, एक में दिया है, देखिए एक कॉलम में दिया गया है प्लैनेट, एक कॉलम में दिया गया स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक उनके, तीसरे कॉलम में दिया गया रोटेशन एंड रिवोल्यूशन टाइम कितना लगता है, चौथे में दिया गया इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज उनकी, और सैटेलाइट का सिस्टम, सैटेलाइट है भी कि नहीं है। तो मरकरी की बात करें तो मरकरी की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है जिससे आपसे सवाल पूछा जा सकता है? ये स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट ये प्लैनेट है और इनर मोस्ट प्लैनेट है, यानी कि सन से सबसे करीब है, ये पहला ही है। इट हैज़ नो एटमॉस्फेयर, इसमें एटमॉस्फेयर नहीं है। इट हैज़ क्रिएटेड इट हैज़ ए क्रेटर्ड सरफेस मच लाइक द मून। क्रेटर क्या होता है? किसी भी प्लैनेट में ऐसा एक धसाव सा आ जाए, ऐसा धस जाए, तो ये गड्ढा जो बन जाता है इसे क्रेटर कहते हैं। तो इसमें क्रेटर देखा गया है। मून में भी क्रेटर है, इसमें भी क्रेटर है। मून का क्रेटर तो आपको जब आप दूरबीन से देखोगे मून को धरती से तो भी दिख जाएगा। रोटेशन और रिवोल्यूशन टाइम की बात करें तो रोटेशन क्या होता है कि अपने एक्सिस पे जो घूमता है, एक चक्कर काटने में अपने एक्सिस में इसको कितना टाइम लगता है? 58.65 डेज लगता है एक चक्कर घूमने में अपने एक्सिस पे। वही सन के चारों तरफ चक्कर काट लेने में इसको लगता है 88 डेज, जो कि रिवोल्यूशन में हम कहते हैं। एंड इट हैज़ मैक्सिमम डायurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब यहाँ पे कभी टेम्परेचर जो है बहुत कम हो जाता है और कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैक्सिमम मतलब डायurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है, एक दिन में जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है कम और ज़्यादा का, वो सबसे ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है यहीं पे मरकरी में। कि भाई होता है ना कि सुबह देखोगे टेम्परेचर अर्थ पे तो क्या होता है, कई बार आप देखोगे तो 10 डिग्री टेम्परेचर होगा, फिर दिन में कब होते थे 25 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 15 डिग्री। लेकिन जो मरकरी में है ये बहुत ज़्यादा होता है, 100 डिग्री 150 डिग्री तक हो जाता है। इसका कोई सैटेलाइट नहीं है, नेचुरल सैटेलाइट इसका कुछ भी नहीं है। वीनस की बात करेंगे, वीनस को अर्थ का ट्विन भी कहते हैं। वीनस के बारे में बोलूँ तो वीनस जो है एक वेल्ड प्लैनेट है, क्योंकि ये एक थिक क्लाउड से घिरा हुआ है। एंड इसको इवनिंग और मॉर्निंग स्टार मैंने पहले भी बताया था कहा जाता है, बिकॉज़ ये ईस्ट में मॉर्निंग में दिख जाता है। ईस्ट में जाओगे तो ईस्ट में ये मॉर्निंग में दिखेगा, वेस्ट में देखोगे तो इवनिंग में आपको वेस्ट को ये इवनिंग में दिखता है स्टार के तौर पे। एंड इसको ब्राइटेस्ट स्टार भी कहा जाता है प्लैनेट का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्बेडो इसका 70% है, 70% अल्बेडो है, जो कि मतलब चमक जो होती है, तो ब्राइटेस्ट भी कहा जाता है। एंड इट कंटेन्स 90% 90 to 95% CO2 होता है, एंड सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है यहाँ पे। इट कंटेन्स 90 to 95% CO2, और CO2 तो ग्रीन हाउस गैस का कारण बनता ही है। तो ऑफकोर्स आप मान सकते हो कि CO2 ही जहाँ पे 95% है तो गर्म तो वो होगा ही, इसलिए इसको हॉटेस्ट प्लैनेट भी कहते हैं। द नाइट एंड डे टेम्परेचर आर ऑलमोस्ट सेम, ठीक है, डिफरेंस नहीं होता है ज़्यादा। ड्यूरनल जो डिफरेंस बोलते हैं वो यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। अच्छा, ये अपने एक्सिस पे घूमने में बहुत स्लो है,
स्लोएस्ट ये प्लानट है अपने एक्सिस में घूमने में। सबसे तेज़ मैंने बताया था जुपिटर है, सबसे स्लोएस्ट वीनस है, ये हमने देख लिया था। एंड जो इसका रोटेशन है और रिवोल्यूशन ये ऑलमोस्ट इक्वल है। रोटेशन इसका होता है 243 दिन में, ठीक है, क्लॉकवाइज घूमता है ये, जैसे ऐसे क्लॉक घूमता है ना, ये भी ऐसे ही घूमता है, तो क्लॉकवाइज इसका रोटेशन है। रिवोल्यूशन इसका 224.7 डेज में होता है। हम जानते हैं कि अर्थ का रिवोल्यूशन 365 डेज में होता है, बट वीनस का जो रिवोल्यूशन है वो अर्थ से कम है, 224.7 दिन में ये कर लेता है रिवोल्यूशन। इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अनलाइक द अदर प्लानट। अदर प्लानट में क्या था, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, हमारी अर्थ भी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, बट ये रोटेट करता है अपने एक्सिस पे ईस्ट टू वेस्ट, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। और हॉटेस्ट प्लानट है अपने सोलर सिस्टम का। इसके भी कोई सैटेलाइट नहीं है। अब हम अपने अर्थ के बारे में बात करेंगे। अर्थ के बारे में बताऊं तो अर्थ ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है, मतलब ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए सबसे अच्छा प्लानट कोई है तो अर्थ ही है। एंड ओनली प्लानट है ये जहाँ पे लाइफ जो है पॉसिबल है, ऑक्सीजन की वजह से, पानी है, हर चीज़ है। इट इज़ कॉल्ड एज ब्लू वाटर, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पे जो इसका सरफेस है अर्थ का 71% उसका पोर्शन ओशियन से, वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है, इसलिए ब्लू प्लानट कहा जाता है। पानी का रंग क्या होता है, आज ब्लू है, पानी पानी। रोटेशन ये कर लेता है 24 घंटे में, मतलब अपने एक्सिस पे ये घूम लेता है, वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, हमेशा ऐसा घूमता है। देखिए याद रखिएगा, ये एक चक्कर रोटेशन जो है अपने एक्सिस पे काट लेता है 24 घंटे में। सन के चारों तरफ चक्कर काटने में इसको 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। 365 दिन 6 घंटे लग जाते हैं एक साल पूरा होने में, यानी कि एक रिवोल्यूशन, एक चक्कर काटने में इसको लग जाता है सन के। इट इज़ द डेंसेस्ट ऑफ ऑल द प्लानट, बिल्कुल सारे में डेंसेस्ट कौन है, अर्थ ही है। एंड इज़ यूनिक फॉर द प्रेजेंस ऑफ हायर फॉर्म ऑफ लाइफ, ठीक है, लाइफ पॉसिबल है। और हायर फॉर्म ऑफ लाइफ के मतलब हर तरीके के एनिमल्स, चाहे वो ऑर्गेनिज्म लेवल पे देखो, कॉम्प्लिकेटेड जो जितने भी बॉडीज़ हैं यहाँ पे पॉसिबल है। मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है, अर्थ का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नाम है मून। मार्स की बात करेंगे, सो मार्स को हम लोग रेड प्लानट के नाम से भी जानते हैं। मार्स को रेड प्लानट इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ये चमकता है रेड कलर का, मीथेन की उपस्थिति की वजह से। इट हैज़ ए थिन एटमोसफियर, पतला एटमोसफियर है, कंप्राइजिंग ऑफ मोस्टली नाइट्रोजन एंड आर्गन गैसेज हैं। अपने एक्सिस पे जो है ये घूमता है, रोटेशन यानी कि 24.6 आवर्स, ऑलमोस्ट इक्वल टू द अर्थ कह सकते हैं। एक दिन में जो घंटे होते हैं उतने ही इसमें भी होते हैं। रिवोल्यूशन देखें तो इसका ऑलमोस्ट डबल है, डबल के आसपास अर्थ के, मतलब एक चक्कर सन के काटने में इसको 687 दिन लग जाते हैं। इट इज़ मार्क्ड बाई डोरमेंट वोल्केनोज, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वोल्केनो हैं जो कि डोरमेंट हो चुके हैं, मतलब एक्टिविटी इनमें, फटते बहुत कम है, डोरमेंट हो चुके हैं। एंड ओलिम्पस मॉन्स, ओलिम्पस मॉन्स जो है इज़ द हाईएस्ट माउंटेन यहाँ पे, ठीक है। ओलिम्पस मॉन्स जो है हाईएस्ट माउंटेन है यहाँ पे, विच इज़ 3 टाइम्स हायर देन द माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट से भी 3 टाइम ऊंचा है, मतलब कह सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट की हाइट जो है 8850 के आसपास मीटर में है, और इसकी हाइट उसके 3 गुना, मतलब 24 किलोमीटर से 27 किलोमीटर के आसपास का इसका हाइट है। इसके 2 सैटेलाइट्स हैं, फोबोस एंड डेमोस, और ये बार बार पूछा जाता है तो इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे, इसके दोनों सैटेलाइट, ठीक है। अर्थ का एक सैटेलाइट है और मार्स का भी सैटेलाइट है। तो इनर प्लानट में देखें तो 2 जो प्लानट है अर्थ और मार्स के सैटेलाइट्स हैं। मार्स के 2 सैटेलाइट है, फोबोस और डेमोस। अब आते हैं हमारे आउटर प्लैनेट्स। नंबर 1 भाई साहब हैं जुपिटर। जुपिटर जानते हैं हम कि लार्जेस्ट प्लैनेट है, सबसे बड़ा है सोलर सिस्टम में, और इसका मास जो है सन के जो है इसका जो मास है वो 2.5 टाइम्स ग्रेटर देन कंबाइंड मास ऑफ ऑल रिमेनिंग प्लैनेट्स के बराबर है। अकेला जो जुपिटर है, बाकी 7 जो रिमेनिंग प्लैनेट हैं उनके मास के 2.5 इंटू टाइम्स इसका मास है, मतलब सबसे ज़्यादा मास जो है इसी का है। रिमेनिंग प्लैनेट, सैटेलाइट, एस्टेरॉयड सबको मिला दो तो भी इसका जो है 2.5 टाइम ज़्यादा है मास। इट कंटेन्स हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया, इस तरीके के गैसेज हैं। ए ग्रेट रेड स्पॉट
इसके ऊपर देखा गया है, जुपिटर के ऊपर, ठीक है। एक लाल कलर का स्पॉट भी इसके ऊपर है। रोटेशन के मामले में बहुत तेज़ घूमता है अपने एक्सिस पे एक चक्कर काटने में इसको, यानी कि रोटेशन इसका बहुत कम समय में हो जाता है। 9.8 आवर्स में ये रोटेट कर लेता है। रिवोल्यूशन जो है इसका स्लो है रिवोल्यूशन, मतलब कि सन के एक चक्कर काटने में इसको 11.8 ईयर्स लग जाते हैं। तो काफ़ी दिन लगता है इनको, काफ़ी साल लग जाता है। इट इज़ टू मैसिव टू सॉलिडिफाई एज अ प्लानट बट नॉट मैसिव इनफ टू डेवलप न्यूक्लियर फ्यूजन एंड बिकम ए स्टार। ठीक है, स्टार ये बन सकता था बट इतना मैसिव नहीं है। सो इट गिव्स ऑफ मोर एनर्जी दैन इट रिसीव्स फ्रॉम द सन बिकॉज द हीट इनसाइड। जितनी एनर्जी ये सन से लेता है उससे ज़्यादा ये छोड़ता है। इट हैज़ 67 सैटेलाइट्स। सेकेंड जो है लार्जेस्ट है इन नंबर्स, अगर देखें सैटेलाइट्स के मामले में तो दूसरे नंबर पे जुपिटर आता है। पहले नंबर पे सैटर्न है जिसके 82 सैटेलाइट्स हैं। दूसरे नंबर पे जुपिटर है, 67 सैटेलाइट्स हैं। सम ऑफ द प्रोमिनेंट जो इसके सैटेलाइट हैं जैसे कि यूरोपा की स्टडी के लिए नासा वगैरह बहुत एक्टिव रहता है। इसके अलावा कुछ सैटेलाइट्स हैं जैसे कि कैलिस्टो हो गया। गेनीमीड के बारे में कौन भूल सकता है, लार्जेस्ट सबसे बड़ा बिगेस्ट जो सैटेलाइट है वो नेचुरल सैटेलाइट में जितने भी सैटेलाइट्स को एक साथ रख दो तो उसमें सबसे बड़ा गेनीमीड ही है। फिर आता है सैटर्न के बारे में बताऊं दोस्तों तो सैटर्न जो है कुछ चीज़ों में फेमस है, जैसे कि इसके सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं। लार्जेस्ट इसका जो सैटेलाइट है वो टाइटन है इसका लार्जेस्ट, बट इतना लार्जेस्ट नहीं है, गेनीमीड जितना नहीं है। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्लानट। जुपिटर के बाद सबसे बड़ा जो कोई प्लानट है वो सैटर्न ही है एंड इज सराउंडेड बाई ए सेट ऑफ 8 रिंग्स। इसके ऊपर 8 छल्ले हैं, ऐसा दिखता है कुछ, 8 छल्ले हैं इसके ऊपर, विच आर मेड अप ऑफ द प्रीमोडियल डस्ट एंड आइस पार्टिकल से ये बना है। छल्ले जो हैं उसमें मेनली क्या है, डस्ट है और कुछ आइस पार्टिकल्स हैं। छल्ले जो हैं दिखते हैं बिल्कुल। रोटेशन इसका अगेन फास्ट है बट नॉट एज फास्ट एज दैट ऑफ द जुपिटर। 10.3 आवर्स में अपने एक्सिस पे ये घूम जाता है, एक चक्कर काट लेता है। और रिवोल्यूशन जो है इसका थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, 29.5 ईयर्स लगता है एक चक्कर काटने में सन के। इट हैज़ द लीस्ट डेंसिटी। सबसे डेंसेस्ट मैंने बताया था कि अर्थ है, जो सबसे लीस्ट डेंसेस्ट मैंने आपको बताया था कि पानी में भी फेंक दोगे तो तैरेगा, ये डूबेगा नहीं, इतना इसका डेंसिटी कम है। लीस्ट है ये डेंसिटी ऑफ ऑल प्लैनेट्स, 30 टाइम्स लेस देन अर्थ इसका डेंसिटी है। 82 सैटेलाइट्स बता ही दिया। सबसे लार्जेस्ट जो है सैटेलाइट इसमें टाइटन है। फिर आता है हमारे भाई साहब यूरेनस। तो यूरेनस साहब के बारे में बताऊं तो यूरेनस जो है ये इट इज़ यूनिक एज इट्स एक्सिस रोटेशन इज इंक्लाइंड एट 98 डिग्री टू इट्स ऑर्बिटल प्लेन। अच्छा, ये भाई साहब का कहानी ये है कि सभी प्लैनेट लगभग ऐसे घूमते हैं, ठीक है, ऐसे घूमते हैं, मतलब इनका एक्सिस कुछ इस तरीके से, बट इन भाई साहब का जो एक्सिस है वो ऐसा है, मतलब ये ऐसे घूमते हैं, इनका एक्सिस कुछ ऐसा है, लेटा हुआ है बिल्कुल 98 डिग्री, प्लेन से जो है 98 डिग्री का बनाता है, कुछ इस तरीके का इनका एक्सिस है। तो इस मामले में खास है। एंड अनलाइक द अदर्स विच स्पिन ऑन देयर एक्सिस, यूरेनस एक्चुअली रोल्स अपेरेंटली फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, क्योंकि एक्सिस ही ऐसा है। एंड अगर बात करें हम रोटेशन की तो ये एक रोटेशन करने में, मतलब अपने एक्सिस में घूमने में 17.2 घंटे लेते हैं और इनका रिवोल्यूशन बहुत लंबा चौड़ा है, 84 साल लग जाता है सन का एक चक्कर काटने में इनको, यूरेनस साहब को। यूरेनस जो है फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी बताऊं तो इट इज़ सराउंडेड बाई सिस्टम ऑफ 9 फेंट रिंग्स। इस पर भी रिंग्स हैं, जैसे कि सैटर्न पे था, इस पर भी रिंग्स हैं। एंड इसके 27 सैटेलाइट्स हैं। इनके जो प्रोमिनेंट सैटेलाइट हैं वो है मिरांडा एंड एरिल, ठीक है। अब बात करते हैं नेपच्यून, जो कि फारदेस्ट हमारा जो है प्लानट है सोलर सिस्टम का। सो इट इज़ द फारदेस्ट प्लानट फ्रॉम सन एंड इट हैज़ अ डायनेमिक एटमोसफियर यहाँ पे डायनेमिक है, विच कंटेन्स एन अर्थ साइज्ड स्पॉट कॉल्ड द ग्रेट डार्क स्पॉट दैट इज सिमिलर टू द जुपिटर्स ग्रेट रेड स्पॉट। रोटेशन करने में इनको 16 घंटे लगता है। रिवोल्यूशन इनका सबसे ज़्यादा है, 165 साल लग जाते हैं इनको एक चक्कर काटने में
सन के। इट हैज़ 5 फेंट रिंग्स, इनमें भी रिंग है, ठीक है। लास्ट के 3 वाले में रिंग है, इनके 5 रिंग है। इट अपीयर्स विविड ब्लू इन कलर एंड इट हैज़ 14 सैटेलाइट्स, द प्रोमिनेंट आर ट्रिटॉन एंड नेरीड, ठीक है। इनके 4 सैटेलाइट्स हैं। तो ये हो गया प्लानट के बारे में। अब हम बात करते हैं प्लूटो के बारे में, थोड़ी सी इनकी कहानी जान लें, क्योंकि इनको ड्वार्फ प्लानट की कैटेगरी में रख दिया गया था 24 अगस्त 2006 को। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। प्लूटो वॉज डिस्कवर्ड बाई, किसने डिस्कवर किया था? क्लाइड टॉम्बॉग ने 1930 में इसको डिस्कवर किया था 9th प्लैनेट के तौर पे। द रीडिफिनीशन ऑफ प्लैनेट बाय इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने जो रीडिफिनीशन किया था उसमें 24 अगस्त को ये डिसीजन आया 2006 को। इट स्टेट्स दैट इन द सोलर सिस्टम ए प्लैनेट इज ए सेलेस्टियल बॉडी दैट इट इज़ इन ऑर्बिट अराउंड द सन. It has sufficient mass so that it assumes a hydrostatic equilibrium nearly round shape. It has a cleared and neighborhood around its orbit. तो a non-satellite body fulfilling the first 2 rule is classified as dwarf planet. तो हमारे जो प्लूटो साहब ने ये 2 कंडीशन को फुलफिल किया तो ये ड्वार्फ प्लैनेट बन गए, बाकी तीसरा ये नहीं कर पाए। प्लूटो हैज़ बीन गिवन द नंबर 134340। खैर मतलब इम्पॉर्टेंट ये है कि 2006 में इनको ड्वार्फ प्लैनेट बना दिया गया। अब हम बात करें थोड़ा सा मून के बारे में। मून की स्टडी को हम लोग सेलेनोलॉजी में पढ़ते हैं। साइंटिफिक जो स्टडी की जाती है मून की वो होती है सेलेनोलॉजी। इसके अलावा बताओ तो मून इज़ ऑल्सो नोन एज द फोजिल प्लैनेट। मून को हम लोग फोजिल प्लैनेट भी कहते हैं। द मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। ऑफकोर्स अर्थ का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है। वैसे तो अर्थ के बहुत सैटेलाइट हैं मैन मेड, आर्टिफिशियल, बट नेचुरल सैटेलाइट एक ही है, मून। द मून हैज़ नो एटमोसफियर एंड नो ट्वाइलाइट। एटमोसफियर है ही नहीं, ठीक है, एटमोसफियर नहीं है, वैक्यूम है बिल्कुल, ट्वाइलाइट नहीं है। तो काला दिखता है मून से सब कुछ, आसमान काला दिखता है। हमारे यहाँ से देखोगे तो रात में हमें काला दिखता है, दिन में हमें क्या दिखता है? ब्लू दिखता है स्काई, क्योंकि एटमॉस्फेयर है। द साइज ऑफ मून इज़ 1/4 द साइज ऑफ अर्थ। जो अर्थ का साइज है उसका 1/4 साइज है मून का। ग्रेविटेशनल पुल जो होता है मून का इज़ 1/6 ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे जो होता है कि जी की वैल्यू जो होती है ग्रेविटी की, जी की वैल्यू एट मून विल बी 1/6 द वैल्यू ऑफ जी की वैल्यू एट इसके अलावा जो इसका कॉम्पोजिशन देखें तो मेनली सिलिकॉन, आयरन, मैग्नीशियम एक्सेट्रा यहाँ पे एलिमेंट्स पाए जाते हैं मून के सरफेस पे, ठीक है। क्या क्या पाए जाते हैं? सिलिकॉन पाया जाता है, आयरन, मैग्नीशियम वगैरह यहाँ पे पाया जाता है। मून के बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को हम मून एट ग्लांस में देख लेते हैं। तो जो डिस्टेंस है मून का अर्थ से वो है 3,84,400 किलोमीटर, ठीक है। अर्थ से मून का डिस्टेंस जो है वो 3,84,400 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इसके अलावा जो डायामीटर है, मतलब ये वाला जो पार्ट है मून का, ये 3475 किलोमीटर है। डायामीटर जो है इसका 3475 किलोमीटर है। मास इसका जो है, अगर हम कंपैरिजन में देखेंगे तो अर्थ के मास से इसका जो रेशियो निकालोगे तो अर्थ के मास का जो है ये 1/8.1 भाग है, यानी कि 1:8.1 इसका रेशियो बनता है। अर्थ और मास अगर बात करें अर्थ और मून की, इसमें जो 1 पार्ट है मून का है और 8 मतलब कि अर्थ जो है हेवियर है काफ़ी, 8.1 टाइम हेवियर है मून से। अगर ग्रेविटेशनल पुल यानी कि जी की वैल्यू की बात करें तो जो जी की वैल्यू मून पे है वो अर्थ की जी की वैल्यू का 1/6 पार्ट है। तो ये जो रेशियो बनता है 1:6 का बनता है, ठीक है। हाईएस्ट माउंटेन जो यहाँ पे देखा गया है, यहाँ पे जो स्टडी की गई है वो है 18,046 फीट का है। इसका नाम है हुगियंस माउंटेन। हुगियंस माउंटेन इसका नाम है। टाइम टेकन बाय मून लाइट टू रीच अर्थ। अर्थ का
सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे मून लाइट पहुँचने में 1.3 सेकेंड लगता है मात्र। हम जानते हैं कि सनलाइट पहुँचने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है। तो इसके कंपैरिजन में मून लाइट को काफ़ी कम टाइम लगता है। रोटेशन स्पीड जो है इसका रोटेशन वो 3680 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से रोटेट करता है, मतलब अपने एक्सिस पे ये 3680 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से रोटेट करता है। और सेम ही रोटेशन टाइम है, सेम ही स्पीड है रिवोल्यूशन का अर्थ का भी। तो इसीलिए जो हम देखते हैं ना कि अर्थ से मून का एक ही एंगल, एक ही जो है पार्ट दिखता है हमेशा। क्यों? क्योंकि अर्थ जिस स्पीड से घूम रही होती है उसी स्पीड से जो है मून भी घूम रहा होता है। ठीक है, तो अर्थ का मून का जो पार्ट है वो हमेशा ही हमें सेम ही दिखता है। अगर इसका हमारे अर्थ का रोटेशन या फिर इसका रोटेशन अलग होता तो हमें सारा पार्ट जो है देखने को मिलता। तो हमें हमेशा जो है मून का हाफ ऑफ द पोर्शन देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों का स्पीड ऑफ रिवोल्यूशन सेम ही है। रिवोल्यूशन पीरियड अराउंड अर्थ, ये अर्थ के चक्कर काटने में मून जो है, हम जानते हैं कि प्लानेट जो होते हैं वो सन का चक्कर काटते हैं, लेकिन मून जो होते हैं वो प्लानेट का चक्कर काटते हैं। तो रिवोल्यूशन करने में अर्थ का इसको 27 दिन लगता है, 7 घंटे लगते हैं, 43 मिनट लगता है और 11.47 सेकेंड लगता है। भाई अगर रोटेशन स्पीड की बात करें तो ये सेम है, रोटेशन और रिवोल्यूशन इसका दोनों सेम है। ठीक है, एटमॉस्फेयर यहाँ पे अब्सेंट है, हमारे जैसे अर्थ पे एटमॉस्फेयर है, मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है। पार्ट ऑफ मून नॉट विजिबल फ्रॉम अर्थ, 41% पार्ट जो है मून का अर्थ के से नहीं दिखता है। ठीक है, 41% जो पार्ट है मून का वो अर्थ से नहीं दिखता है। मैक्सिमम डिस्टेंस जो है अर्थ से मून की जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है ना, जब ये अपने मतलब होता क्या है कि हम जानते हैं कि मून जो है अर्थ के चारों तरफ घूमता है एक इलिप्टिकल पाथ में। इलिप्टिकल पाथ एक ऐसा पाथ होता है जिसमें 2 फोकाई होते हैं। तो इलिप्टिकल में किसी न किसी एक फोकाई पे अर्थ होगा, और मान लो कि सबसे क्लोजेस्ट जगह पे है एक बार मून और सबसे दूर जगह पे यहाँ पे है। तो ये जो डिस्टेंस होता है ना, दूरी वाला, सबसे जब दूर होता है इसे हम एपोगी बोलते हैं। जब इसके बीच की दूरी, अर्थ और मून के बीच की दूरी होती है 4,06,000 किलोमीटर। वही जो ये वाली क्लोजेस्ट जो दूरी होती है जिसे हम पेरिगी कहते हैं, इस समय जो दूरी होती है अर्थ से मून की वो होती है 3,56,400 किलोमीटर। सर्कमफियरेंस की बात करें परिधि की तो इसका 11,000 किलोमीटर का सर्कमफियरेंस है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंटरस्टेलर डेब्रिस के बारे में, जिसमें एस्टेरॉइड आता है, मेटेरॉइड्स आता है, कोमेट्स आते हैं। तो इनको जो है एक कंपैरेटिव व्यू में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड जेनेसिस के बारे में जानते हैं। तो एस्टेरॉइड की या फिर जिसे प्लानेटॉइड्स कहते हैं, ये मेनली बने होते हैं रॉक्स से, डस्ट से, मेटल से भी बने होते हैं। दे कैन नॉट रिटर्न देयर एटमॉस्फेयर ड्यू टू स्मॉल साइज, काफ़ी छोटे होते हैं। इसलिए क्या होता है कि इतने छोटे होने की वजह से जो है ना, गैसेस को होल्ड नहीं कर पाते, तो इनका खुद का एटमॉस्फेयर नहीं होता है। वही अगर कॉन्स्टिट्यूशन देखें कोमेट्स की, तो कोमेट्स में ओरिजिनेट इन द ह्यूज क्लाउड कॉल्ड द ओर्ट क्लाउड that is thought to surround the solar system. It is composed of frozen gases and dust. वही अगर मेटेरोइड्स की बात करें तो मेटेरोइड्स आर स्मॉल फ्रैगमेंट्स ऑफ रॉक्स, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं रॉक्स के, एंड मेटल्स के भी टुकड़े हो सकते हैं। अंडर द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड दे बर्न एंड बिकम वाइट। कई बार ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं और एटमॉस्फेयर में जब आते हैं तो घर्षण की वजह से जल जाते हैं, बर्न कर जाते हैं, बिकम वाइट हॉट थ्रू फ्रिक्शन एज दे फॉल थ्रू द एटमॉस्फेयर एंड आर सीन एज ए मेटियोर्स और शूटिंग स्टार्स, जो कहते हैं टूटता हुआ तारा, वो होते हैं ये। और कई बार ये आके अर्थ के सरफेस पे भी गिरते हैं तो गड्ढा कर देते हैं। अब हम बात करेंगे शेप और साइज़ की। तो एस्टेरॉइड्स की जो शेप होती है उसका कोई डिफिनिट शेप नहीं होता है। कई बार वो स्क्वायर में किसी भी शेप में हो सकता है। देयर इज़ नो डिफिनिट शेप, रैदर सेम एज ऑफ प्लानेटॉइड्स और स्मॉल प्लानट की तरह के से होते हैं, छोटे छोटे। कोमेट्स की बात करें तो दे हैव ए हेड, इनका एक हेड होता है, एंड
टेल पुछल्ले टाइप होते हैं, एंड वेयर द टेल ऑलवेज पॉइंट्स अवे फ्रॉम द सन। ठीक है, कुछ इस तरीके से, जैसे मान लो कि ऐसे है तो सन से जो है टेल जो है इस तरफ होगा इसका, एंड बिकॉज ऑफ द सोलर विंड्स एंड द रेडिएशन प्रेशर की वजह से टेल जो है अवे होता है हमेशा। इनका भी कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता है। किसका? कोमेट्स, इसका मेटियोर्स का, मेटेरॉइड्स का। ऑर्बिट की बात करें तो जो ऑर्बिट एस्टेरॉइड की है वो सन के ही ऑर्बिट करते हैं। हम जानते हैं कि सन यहाँ पे है, फिर 4 टेरेस्ट्रियल प्लानट है जिसमें मरकरी आता है, वीनस आता है, अर्थ आता है एंड मार्स आता है, फिर एस्टेरॉइड का बेल्ट आता है। तो ये एस्टेरॉइड का बेल्ट जो है ये अर्थ सन के चारों तरफ घूमता है, ये पूरा एज ए होल ये घूमता है। तो दे ऑर्बिट द सन इन द एस्टेरॉइड बेल्ट विच लाइज बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ऑफ कोर्स मार्स यहाँ पे है, फिर जुपिटर है, जोवियन वाला पहला, बीच में ये एस्टेरॉइड का बेल्ट आता है। अगर बात करें हम कोमेट्स की तो दे हैव एन एक्सट्रीमली इसेंट्रिक ऑर्बिट है, बट विद डिफिनिट पीरियोडिसिटी है इनकी। मेटेरॉइड्स ट्रैवल करते थ्रू द स्पेस, ये ऑर्बिट नहीं करते, एंड दे आर स्कैटर्ड इन द इंटरप्लानेटरी स्पेस। 2 प्लानट के बीच में ये ट्रैवल करते हैं, एक प्लानट से दूसरे प्लानट के एटमॉस्फेयर में घूमते हैं। कई बार जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं तो बर्न करने लगते हैं और हमें पुछल्ले तारे, जो शूटिंग स्टार जो होता है, उस तरीके से दिखते हैं। कुछ और फैक्ट्स देख ले तो हिली कॉमेट्स जो है, हिली कॉमेट्स रीअपियर्स आफ्टर 76 ईयर्स, लास्ट सीन 1986 में दिखा था। तो ये कब दिखेगा आप जोड़ सकते हो, ये आपको देखने को मिलेगा 2062 में। ठीक है, दोबारा। तो ये हर 76 साल में देखने को मिलता है हिली कॉमेट। कोमेट शूमेकर लेवी 9 कोलाइडेड विद जुपिटर, ये जुपिटर से टकरा गया था 16 एंड 21 जुलाई 1994 में, और काफ़ी गड्ढा कर दिया था वहाँ पे। कोमेट स्मिथ टटल कुड कोलाइड विथ अर्थ 2126 में ये कोलाइड कर सकता है। तो अभी काफ़ी टाइम है लेकिन कोलाइड कर सकता है। इट विल क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑफ अबाउट 1.6 मिलियन टाइम्स दैट ऑफ हिरोशिमा बॉम्ब से भी ज़्यादा। हिरोशिमा बॉम्ब जो एक न्यूक्लियर बॉम्ब था, ठीक है, उससे 1.6 मिलियन टाइम्स ज़्यादा ये इम्पैक्ट करेगा। तो सोचो कितने लोग मरेंगे। खैर, हाँ, तो 2021-26 में टकराएगा। एस्टेरॉइड एपोफिस, ठीक है। नासा हैज़ ऑथेंटिकेटेड द इम्पैक्ट ऑफ एस्टेरॉइड्स कॉल्ड Apophis, which is having a probability of impact on the earth, is dated on April 2036 में ये हमारे अर्थ में टकरा सकता है। तो ये तो क्लोज ही है, ये तो अब आने वाला ही है। तो एस्टेरॉइड एपोफिस के जो भी है, मतलब नासा ने ऑथेंटिकेट कर दिया है, हो सकता है ये टकरा जाए। तो दोस्तों इतना ही था इसमें। अभी अर्थ के बारे में डिटेल में हम अगले वीडियो में पढ़ लेंगे। पार्ट वाइज बनाता हूँ मैं, इतना अपलोड करता हूँ पहले। थैंक यू, बाय बाय।